सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम परफेक्ट वर्ल्ड की लेटेस्ट मूवी का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, जिसके लिए तुमने और मैंने काफी ज्यादा इंतजार कर लिया। तो चलो फिर बिना किसी देर के अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले गाइस, चीज मैं क्लियर कर दूं कि परफेक्ट वर्ल्ड की ये जो स्टोरी है, ये हमारी करंट के एपिसोड से बिल्कुल ही डिफरेंट टाइमलाइन की है। अब रेफरेंस के लिए इतना काफी है। बाकी तो शी-हॉक का पावर लेवल और विलो डाइटी की जो फाइट्स जो देखने को तुम्हें मिलने वाली है ना, उससे तुम्हें भाई स्वाद आ जाएगा। तो चलो फिर अब इस मूवी को शुरू करते हैं। सो गाइस, कहानी की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले हुआंग को दिखाया जाता है। और इस वक्त अपना जो शी-हो है वो हाफ इमोर्टल एम्परर यानी कि डेसोलेट हेवनली एम्परर के फॉर्म में था। और वो उस किस्मत को, उस फेट को बदलने की बात कर रहा था, जो कि आज से कई सौ साल पहले की बात है। वो यहाँ पे बताता है कि जो डार्कनेस है, जब जब वो अपीयर होती है ना, तब तक वो सारे रियल्म्स को बिल्कुल डिवोर कर जाती है। और इन सारी चीजों का सोर्स है ये ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट, जो कि वन ऑफ द टू ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट में से एक है, जो कि फॉरेन रियल्म से बिलोंग करता है। हालांकि उनमें से एक जो असली वाला है वो इस वक्त मेरे हाथ में है। और हेवन एंड दाओ के जो लॉज है वो इस वक्त काफी ज्यादा थिन है। अगर मैं फोर्सफुली इसके जरिए से उस डार्क मैटर को रिफाइन करने की कोशिश करूं तो शायद ग्रेट रियलम शायद कोलैप्स हो सकता है और न जाने कितनी जाने उस डिजास्टर में चली जा सकती है। ये कहता साथ ही वो यहाँ पर सामने मौजूद एक वॉल को टच करता है और फिर बताने लगता है कि पर एक वक्त एक ऐसा एंशिएंट रियलम एग्जिस्ट किया करता था, जहाँ पे इमॉर्टल्स के दाव को हेवन एबिस के द्वारा बचाया गया। सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि ये पहले से और ज्यादा निखर गया, और जैसे कि आज के जमाने में इसे इमॉर्टल एंशिएंट एरा के नाम से जाना जाता है। और गाइस, यहीं पे हमारी मेजर कहानी होने वाली है। तभी एक नरेटर वॉइस बताने लगती है कि ये उस एरा की कहानी है जहाँ पर डार्कनेस ने पूरी तरीके से अपना धावा बोल दिया था, लेकिन इमॉर्टल्स ने हार नहीं मानी। वो लगातार आखिरी सांस तक रेजिस्ट करते रहे, लेकिन अंत में अपनी जी जान से फाइट करने के बावजूद भी जो एंशिएंट रियलम है वो पूरी तरीके से शैटर्ड होकर 9 हेवन एंड 10 अर्थ में बिखर गया। इसी के साथ हमें उस एरा के जो सारे फॉरेन रियलम के विलेंस थे उनको भी दिखाया जाता है। साथ ही हमारे एंशिएंट रियलम के जितने हीरोज थे, जिनमें विलो डाइटी समेत बाकी सारे ट्रू इमॉर्टल किंग्स भी शामिल थे। वो नरेटर वॉइस बताने लगती है कि जब एंशिएंट इमॉर्टल रियलम बिल्कुल डिस्ट्रक्शन के कगार पे पहुंच चुका था, तब एंसेस्ट्रल गार्डियन स्पिरिट विलो डाइटी वो सर्कुलेशन से इमर्ज हुई और सुप्रीम इमॉर्टल माइट का यूज करते हुए अपनी पूरी जी जान लगाकर उस डार्कनेस को हमेशा हमेशा के लिए वहां पे सप्रेस कर दिया। इतना वो रूथलेस बैटल था कि मैदान जंग में उन्होंने अपने परचम गाड़ दिए। इतना ज्यादा खतरनाक उनका वो रूथलेस इंटेंट था कि जिसके चलते फॉरेन रियलम में से किसी की भी हिम्मत नहीं कि खुद को उनके आगे वो सुप्रीम कह सके। इसी कमाल के इंट्रो के साथ गाइस, कहानी शिफ्ट होती है आज से करीब हजारों साल पहले, उस टाइमलाइन की जब विलो डाइटी एग्जिस्ट किया करती थी। और वो एंशिएंट टेंपल जो कि फॉरेन रियलम के आउटर प्राइमर में मौजूद है, वो यहाँ पे पहुंच चुकी थी, ताकि यहाँ पर वो जो डार्कनेस है उसे कम्प्लीटली अनाइलेट किया जा सके। अब यहाँ जैसे स्पेस में क्रैक दिखता है तो वो उसके डीप में जाने लगती है, लेकिन यहाँ पे ये जो डार्क मैटर है यानी कि जो एंशिएंट टेंपल है, उसकी जो ऑरा है ना, वो यहाँ पे उसे अंदर से कमजोर कर रही थी, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती रहती है। जिसके बाद विलो डाइटी इमॉर्टल किंग जायंट के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े स्टोन्स मौजूद थे। तभी यहाँ पर उसे काफी सारे ब्लड सैक्रिफाइसेस नजर आने लगते हैं, और तभी उसके पीछे एक बंदा अपीयर होता है, जिसे फील करते साथ ही वो उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन वो कहता है कि बच्ची, तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं, हम दोनों को ही दाव की तलाश है, तो आखिर तुम इनके पीछे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम बाकियों से डिफरेंट हो, तुम्हें पता है कि दाव और जो इटर्नल लाइफ है यही असल में मैटर करती है। ये कहते साथ ही वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और काफी सारे हाथ बढ़ते हैं, और वो कहने लगता है कि हमें ज्वाइन कर लो, जिसके बाद डार्कनेस तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर होके असली इमॉर्टैलिटी प्रदान करेगा। हमें ज्वाइन कर लो, आगे बढ़ो, हमारे साथ मिल जाओ। यहाँ पे जैसे विलो डाइटी सुनती है ना कि इमॉर्टैलिटी का, तो वो चला के उसकी तरफ एक स्लैश अटैक करती है, जिससे सारे के सारे हार्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और यहाँ पे ये बंदा जिसका नाम कुंदी है, वो यहाँ अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि आधे से ज्यादा लोग हमेशा डार्कनेस से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इसकी ट्रू स्ट्रेंथ क्या है, और तुम डिफरेंट हो। कहते साथ ही वो अपने टेंटिकल से उसे जकड़ लेता है, लेकिन विलो डाइटी यहाँ पे अपने विलो ट्री को एक्टिवेट करते हुए उसके सारे के सारे टेंटिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी के साथ वो अपनी प्रोजेक्शन ऑफ द 3000 डिवाइन किंगडम, विलो डाइटी का जो इमॉर्टल किंग रियलम है, ट्रू बॉडी पैलेस, वो उसे एक्टिवेट करती है। यहाँ पे उसका हर एक वर्जन, हर एक फॉर्म यहाँ पे म्यूजिक प्ले करता है, और इसी के साथ एक धुन में वो स्लैश अटैक करती है, जिसके चलते सभी को कमांड मिल जाता है, और यहाँ सारे के सारे एक साथ तीर को चला देते हैं। इस दौरान यहाँ पे दीकन हंसते हुए कहने लगता है कि बहुत अच्छे, और तभी वो उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर देता है, जो कि असल में इस डार्कनेस पावर का सोर्स है, जैसे कि विलो डाइटी फील कर लेती है। अब यहाँ विलो डाइटी अपने स्वॉर्ड से उसे रोकने चाहती है, लेकिन यहाँ पे ये जो डार्कनेस मैटर है ये इसकी बॉडी में उसके हाथ के जरिए से एंटर होकर उसे करप्ट करने की कोशिश करता है। विलो डाइटी बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक जायंट सा क्रिएचर मुंह फाड़ के उसे डिवोर करने के लिए जाता है, जिस पर दीकन उससे कहने लगता है कि रेजिस्ट करना छोड़ दो, क्योंकि तुम मरने वाली हो, बेहतर होगा कि खुद को सैक्रिफाइस कर दो और तुम मेरे इमॉर्टल स्मेल्टिंग पॉट के लिए एक परफेक्ट फ्यूल हो। अब यहाँ पे विलो डाइटी के ऊपर हमला हो जाता है। अब यहाँ पे तभी इमॉर्टल स्मेल्टिंग पॉट उसे डिवोर करने के लिए आता है, लेकिन जैसे ही वो उसे मुंह में भरता है ना, विलो डाइटी यहाँ पे उसके मुंह में क्रैक करते हुए बाहर आ जाती है, और तभी ऑफ टाइम में एक फ्लक्चुएशन होता है। और इस दौरान विलो डाइटी जो कि अपनी विलो ट्री को एक्टिवेट करते हुए अपनी पावर को अनलीश करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डार्कनेस जो कि उसके अंदर आ चुका था, और तभी यहाँ पे वो आर्टिफैक्ट एक
बहुत बड़ी सी वेव को क्रिएट करता है और कहने लगता है कि तुम मरने वाली हो। लेकिन वेलोराइटी अपनी शील्ड को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि अगर ये बॉडी एनाइलेट हो जा रही तो होने दो, कि मैं फिर भी तुम्हें कामयाब होने नहीं दूंगी। अब इस दौरान दूर से रिवर ऑफ टाइम में हुआंग जब वेलोराइटी के ऑरा को सेंस कर लेता है, वो अच्छे से जानता है कि इतनी दूर वो टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि इसके जो पास्ट के कार्मिक कॉज है वो कभी भी उसे अलाउ नहीं करेंगे। इसी के चलते वो यहाँ पर अपना एक खून का कतरा यानी कि ड्रॉप ऑफ ब्लड से यहाँ पर निकाल कर आगे भेजता है और कहने लगता है कि मेरा ये ड्रॉप ऑफ ब्लड टाइम एंड स्पेस को क्रॉस करते हुए काफी हद तक जाएगा और उनकी मदद करेगा। इसी के साथ ये ड्रॉप ऑफ ब्लड तेजी से ट्रेवल करते हुए उस जगह, उस टाइम लाइन, उस एरा में पहुंच जाता है। आते साथ ही हुआंग का फॉर्म लेता है और ये जो लहर आ रही थी ना उसकी तरफ एक इशारा और वो उस वेव को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उसके चलते जो यहाँ का जो टाइम लाइन है, जो स्पेस है, उसमें हल्का सा फ्लक्चुएशन आने लगता है। हुआंग मन में कहता है कि अरे नहीं, इमॉर्टल एंशिएंट एरा कभी भी एक हाफ इमॉर्टल एम्परर के पावर को झेल नहीं सकता। इवन की स्पेस तक यहाँ कोलैप्स कर रहा है। अब यहाँ पे शियाओ का ये जो ब्लड एसेंस अवतार है ये असल में इमॉर्टल किंग रियलम पे है, यानी कि यहाँ पे आने के बाद वो उसे इस लेवल पे लॉक कर लेता है। यहाँ पे जैसे ही हुआंग आता है वो अपने आर्मर वार्मर सब कुछ पहन लेता है और यहाँ वेलोराइटी कहने लगती है कि आखिर इंसान कौन है, इसकी ऑरा काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग है और न जाने क्यों मुझे इसके अंदर एक बच्चे की ऑरा फील हो रही है। पर तभी वेलोराइटी आगे आते साथ ही हुआंग के साथ मिलकर उस आर्टिफैक्ट के ऊपर हमला करती है, जिसके चलते वो डार्कनेस वहीं सील हो जाता है और यहाँ पर जिस रास्ते वो आया था उसी रास्ते भाग जाता है। अब यहाँ का स्पेस बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स कर रहा था तो दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन रास्ते में वेलोराइटी हुआंग की तरफ देखकर मन में कहने लगती है कि इसकी जो ऑरा है वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे ये टाइम एंड स्पेस को क्रॉस करके आया है। तो आखिर मैं जब इसे देखती हूँ तो मुझे इससे इतनी नजदीकियां क्यों फील होती है, जैसे कि मैं इसके और ये मेरे बहुत करीब है। इसी के साथ ये लोग यहाँ से ट्रैवल करते हुए सीधा हेवन एविस के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन वेलोराइटी के अंदर जो डार्क मैटर है ये काफी हद तक फैल चुका था, जिसके चलते वो अब इससे रिवर्स भी नहीं कर पा रही थी और यहाँ पे उससे चला भी नहीं जा रहा था। यहाँ पे जिस हाथ से वो जो डार्क मैटर फैल रहा था वो उसे ही अलग कर देती है और फिर अपनी पावर से वापस से रीजनरेट कर लेती है अपने हाथ को। और ये नजारा देखते साथ ही हुआंग अपने ग्रेट लाइफ आर्ट रेजोनेंस का यूज करता है, जिससे कि किसी के भी इंजरीज को स्टेबलाइज करने में मदद मिलती है। अब उसकी ऑरा जैसी वेलोराइटी के हाथ के जरिए से जाती है उसकी बॉडी में तो वो फील कर पाती है कि इसकी ऑरा, इस लड़की की ऑरा किसी इमॉर्टल किंग के बियॉन्ड है और इसकी जो कल्टीवेशन आर्ट्स है आखिर ये मुझसे इतनी ज्यादा सिमिलर कैसे हो सकती है। अब तभी यहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए वेलोराइटी बताने लगती है कि तुमने जो आज मेरी मदद की है ना, इस काइंडनेस को मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। अब तभी उससे पूछने लगती है कि वैसे फेलो दाओइस्ट एक बात बताओ, अगर तुम पास से गुजर रहे थे तो क्या तुम वाकई में उस एंशिएंट बॉक्स को सप्रेस कर सकते हो? यहाँ पे हुआंग बताने लगता है कि हाँ, इस वर्ल्ड के दाओ और जो कुछ आर्टिफैक्ट्स है उनकी मदद से शायद हम इस काम को कर सकते हैं। अब तभी वो मन में कहने लगता है कि जो मेरे एरा का आर्टिफैक्ट है, एंशिएंट ओरिजिन आर्टिफैक्ट, तो शायद उसके साथ तो मैं इसे कम्प्लीटली सील भी कर सकता हूँ। अब हेवन अब इसके अंदर का ये हाल देखकर हुआंग समझ आता है कि फॉरेन रियलम को अब ये होल्ड नहीं कर सकता, तो वो यहाँ पर इंपीरियल सिटी के बारे में पूछता है जो कि हेवन एविस के अंदर मौजूद था। अब तभी इसके सवाल को सुनकर पहले तो उसे वो ये बताती है कि किसी को फिलहाल के लिए इसके बारे में नहीं पता क्योंकि वो सदियों पहले गायब हो चुका है। और तभी वो उससे पूछती है कि मैंने पहले तो कभी आपको यहाँ पे नहीं देखा, तो बताओ यहाँ का ना होते हुए भी आखिर तुम्हें हमारे रियलम के बारे में इतना कुछ कैसे पता है, आखिर तुम कहाँ से आए हो? अब ये कहते साथ ही हुआंग बिल्कुल बेधाग होकर बोलने लगता है कि अरे मैं तो वो फ्यू। तभी यहाँ पे हेवन का लॉ एक्टिवेट हो जाता है और एक कड़ाकेदार बिजली उसे पड़ती है ना, उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो कहने लगता है कि यार मैं यहाँ पे हेवन के सीक्रेट को रिवील नहीं कर सकता। अब वेलोराइटी भी जब उस लाइटिंग को देखती है तो वो कहने लगती है कि ये तो एक इमॉर्टल किंग के ट्राइब्यूशन से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। अब तभी हुआंग कहने लगता है कि असल में हम दोनों एक बार, अब जैसे ही वो कुछ और बोलने वाला था तभी एक और लाइटिंग उस पर पड़ती है और तभी वो समझ आता है कि वेलोराइटी इस वक्त बहुत कमजोर है और अगर मैं ऐसे ही सच बोलने की जिद करता रहा तो शायद ये लाइटनिंग उसे भी ले डूबेगी। तभी वो कहने लगता है कि असल में मैं तो एक इमॉर्टल किंग हूँ जो कि सर्कुलेशन में रहता है और मैं तो बस अभी हाँ दिन दहाड़े सर्कुलेशन से बाहर आया और पता नहीं क्यों है, लेकिन हाँ याद आया, मैं तो यहाँ पे वो जो फाइट चल रही है ना, जो वॉर चल रही है उसमें हेल्प करने के लिए आया हूँ। अब तभी यहाँ पे जैसे वो बात घुमा देता है तो यहाँ पे जो हेवन का ये जो लाइटनिंग थी ना, ये जो माइट था, ये भी गायब हो जाता है। अब वेलोराइटी भी इस पे यकीन करते हुए कहती है कि फिर तो तुम्हें मेरे साथ एंशिएंट रियलम चलना चाहिए, वहाँ जाकर हम डिटेल में बात कर सकते हैं इस पे, जिस पे वो मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें फॉरेन रियलम के अंदर दीकुन को दिखाया जाता है और साथ ही वो एंशिएंट आर्टिफैक्ट भी, जहाँ पे दीकुन को उसके मास्टर की तरफ से एक मैसेज मिलता है कि जो की है इस ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट ये वो फाइनली इमर्ज हो चुका है, अपीयर हो चुका है और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि तय करके रखा गया है। अब तभी यहाँ वो वूशेंग को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि वूशेंग जल्द से जल्द पैलेस आओ। वहीं दूसरी तरफ वेलोराइटी हुआंग को जो 3000 डिवाइन किंगडम जैसे कि पैलेस भी कहा जाता है, रॉयल पैलेस, वहाँ पे ले जाती है और यहाँ के हर एक चीज से उसे मिलवाती है और बताती है कि ये वही जगह है जहाँ पर हमारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं और यहाँ का दाव भी कंप्लीट है। हमारा ये रियलम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल से पूरी तरीके से ब्लेस्ड है। यहाँ पे सभी लोग वेलोराइटी को जाता हुआ देखकर एंसेस्ट्रल गार्डियन स्पिरिट कहते हुए उसके नाम पर लैंटर्न्स भी चलाते हैं। अभी यहाँ पे वेलोराइटी को जो डेसोलेट बॉर्डर है वहाँ पे बुलाया जाता है, जिसके चलते वो हुआंग को आगे जाने को कहती है और खुद उसकी तरफ निकल जाती है। अब यहाँ इमॉर्टल एंशिएंट लैंड्स में आकर हुआंग काफी ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि उसने आज से पहले से देखा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो पावर ऑफ हेवन एंड स्टार्स है ना वो चारों ओर बिखरी हुई है। यहाँ तक कि जो आगे आने वाली जनरेशन है
उनका जो इमोर्टल डोमेन है वो भी इसके आगे कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे उसे किसी फीनिक्स से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे फॉलो करते वो निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पे सेकंड सीनियर एल्डर को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ डिविनेशन मेथड का यूज करके कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान हमें रीइंकार्नेशन डिस्क को दिखाया जाता है, जो कि एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसके जरिए से फ्यूचर में झांका जा सकता है कुछ ही पल के लिए सही। और उन्हें पता चलता है एक ग्रेट डार्क सैक्रिफाइस उन्हीं की ओर बढ़ रहा है, बहुत ही जल्द उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब तभी यहाँ पे जो कुओ एंसेस्टर है उसे भी पता चलता है कि द 9 हेमर्स वो पूरी तरीके से कोलैप्स होगा, जो 10 अर्थ है वो पूरी तरीके से स्प्लिट हो जाएंगे, सारी की सारी लिविंग बीइंग, सारी की सारी क्रिएशन केओस की तरफ वापस बुला ली जाएगी। अब तभी यहाँ पे जो सेकंड सीनियर एल्डर है यानी कि इमॉर्टल किंग जायंट, वो यहाँ पे 6th पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन का भी यूज करते हैं। और उन्हें पता चलता है कि आज से ठीक 3 महीने बाद इस रियलम का पूरी तरीके से अंत हो जाएगा। 3 महीने बाद इस रियलम का कोई भी फ्यूचर नहीं बचेगा और ना ही कोई दूसरा एरा आएगा। साथ ही उन्हें आगे देखने को मिलता है कि एक ऐसा अजीब सा फेट, एक ऐसी किस्मत जिसके अंदर हेवन के सीक्रेट्स छिपे हुए हैं। और तभी अंधेरे में उसे उम्मीद की एक आखिरी किरण, एक लौती किरण नजर आती है, जो कि चमकते हुए उसी की ओर बढ़ रही है। और वो बताने लगता है कि मैंने एक स्पार्क ऑफ होप को देखा। अब तभी यहाँ पे वो ये सारी बातें उसी मीटिंग के अंदर बता देता है, जहाँ पर सारे के सारे लोग मौजूद थे। इवन यहाँ पे विलोडाइटी भी आई हुई थी। और हेवन एबिस के अंदर अब तक विलोडाइटी ने जो कुछ भी देखा वो उसके बारे में बता देती है कि उनके पास एक ऐसा एंशिएंट ओरिजिन आर्टिफैक्ट है कि जिसके जरिए से वो अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं। वो लोग जितने चाहे उतने इमॉर्टल किंग्स को पैदा कर सकते हैं, जैसे कि एक इमॉर्टल जायंट गार्ड करता है, और यही इनके पावर का एकमात्र सोर्स है। यहाँ तक कि जब मैंने अपनी निर्वाणा आर्ट का यूज किया, मैं फिर भी उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई। और वो तो इतना खतरनाक है कि इसकी जो करप्टिंग पावर है वो इतना खतरनाक है कि कोई भी इसके आगे टिक नहीं सकता। बट फॉर्चुनेटली फेलो दाओइस्ट हुआंग वो मेरे बचाव के लिए यहाँ पे आया और मेरी जान बचा ली। और अगर वाकई में हमारी किस्मत में वही लिखा है जैसा कि अभी भी बताया गया, तो फिर हमें उसके पावर की जरूरत पड़ेगी उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने के लिए। अब तभी हुआंग बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर ब्रेक थ्रू करते हुए पहुंच जाता है। और यहाँ पे जो जियान वूचेन है, जिसका तीर सीधा लगने वाला था उस छोटी बच्ची को, वो आधे साथ ही रोक लेता है और वो माफी मांगता है अपनी हरकत के लिए कि कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। लेकिन तभी यून मैंगर जो कि जियान वूचेन की तरफ देखती है और कहने लगती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब तो तुम्हें मुझे कुछ अच्छा सा और स्वादिष्ट सा खरीद के देना होगा, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। अब हुआंग जब इन दोनों को देखता है ना, तो उसे अपने दोस्तों की याद आती है और कहने लगता है कि वाकई में ये तुम दोनों ही हो। स्पेशली जब वो गोल्डन क्लीन को देखता है ना उसकी गोद में, तो उसे रैबिट गर्ल की याद आती है। तभी यहाँ पे फीनिक्स मेडन भी आ जाती है। और गाइस ये सब के सब हेवनली डाइटी रियलम पे है और ये सब के सब इमॉर्टल एंशिएंट प्रोडिजीज हैं। और वो आते साथ ही कहने लगती है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं, क्या तुम हमें जानते हो। हुआंग यहाँ पे ना कह देता है क्योंकि वो समझ गया था कि इन लोगों को इमॉर्टल एंशिएंट ड्रीम के अंदर नहीं डाला गया, यानी कि वो यहाँ कुछ भी नहीं बता सकता। इसी के चलते वो बात घुमा देता है, कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की और मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुम मेरे दोस्त हो, वो इसलिए क्योंकि तुम लोग काफी ज्यादा सिमिलियर हो। तभी यहाँ पे हुआंग पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जैसा कि हम प्रीवियस एपिसोड में ये सीन रिपीट होता हुआ देख चुके हैं, तो यहाँ पर वो लेडी सेम जवाब देती है, जहाँ पे हुआंग को बताया जाता है कि अब जबकि जो ग्रेट वॉर है वो बहुत करीब है, तो यहाँ पर जो बड़े बड़े क्लैंस हैं उन सब ने अपने अपने प्रोडिजीज को यहाँ पे ट्रेन करने के लिए इमॉर्टल किंग्स के अंडर में भेज दिया है। जिस हिसाब से क्लाइमेटी चल रही है, लगता नहीं कि कोई दूसरा इमॉर्टल बन पाएगा, लेकिन फिर भी हम उम्मीद के सहारे हैं। स्पेशली जो 11 इमॉर्टल किंग है, जो कि आखिरी इमॉर्टल किंग्स है, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। अब तभी यहाँ पे वो उसकी तरफ देखकर कहने लगती है कि पर सीनियर, ऐसा लगता है कि यहाँ का जो डिसऑर्डर दाउलॉज है, लगता है कि आप उससे अभी भी अनअफेक्टेड है। हाँ, तो क्या प्लीज आप हमें अपनी कल्टीवेशन को ऑब्जर्व करने दोगे। हुआंग बताता है कि मैं जो पैथ को फॉलो करता हूँ वो हमारे अंदर ही मौजूद है, जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन मेथड से डिफरेंट है। पर तभी उसे ख्याल आता है कि आगे जनरेशन में इसे बोन इनक्रिप्शन मेथड के नाम से जाना जाएगा, है ना, जिसे कि प्रीशियसली जो धर्मा एंडिंग एज के लोग हैं उनके लिए क्रिएट किया गया था। अब हुआंग के दिमाग में ख्याल आता है कि अगर मैं पहले ही इन लोगों को ये मेथड पास डाउन कर दूं तो, बट इससे पहले हुआंग को एक मैसेज आता है और उसे बुलाया जाता है इंपीरियल पास में। और ये मैसेज उसे बाई ही नाम का एक छोटा सा बच्चा देने आता है और इसे पाते साथ ही वो सीधा डेजर्ट बॉर्डर की ओर निकल पड़ता है। अब इसके साथ गाइस कहानी शिफ्ट होती है और हमें इंपीरियल पास के इलाका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो इमॉर्टल किंग है वो मौजूद थे बाकी सारे लोगों के साथ। और इस दौरान एंशिएंट रियलम का ये जो काउंसलिंग हॉल था ना, यहाँ पर काफी सारे लोग एक ही चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये जो हेवन एबिस है इसको पूरी तरीके से कैसे बंद किया जाए। तभी यहाँ पे जो इमॉर्टल किंग है वो कहने लगते हैं, अब यहाँ पे वो बताने लगते हैं कि जो एबिस बैरियर है वो धीरे धीरे और ज्यादा ग्रो होता जा रहा है, दिन ब दिन इसकी जो गहराई है ये और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और जो डार्कनेस रूट है उसकी जड़ें तो यहाँ पर दिन ब दिन फैलती ही जा रही है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। बट लकीली जो फेलो दाओइस्ट हुआंग है उसके पास एक ऐसा रास्ता है कि जिसके जरिए से ये जो एंशिएंट एनर्जी ऑफ ओरिजिन है इसे सप्रेस किया जा सकता है। तभी यहाँ हुआंग सभी को दिखाने लगता है कि आखिर वो रास्ता क्या है और उसके फिंगर से एक रे ऑफ लाइट निकलती है और वो बताने लगता है कि ये जो चीज आप देख रहे हो इसे 8 रियलम डायग्राम कहते हैं। और एक बार अगर ये फॉर्म हो जाती है तो फिर आउटसाइड फोर्स इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उसका इसके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। और जो वर्ल्ड इंटरफेरेंस है उसकी पावर की मदद से इसके अंदर जो ओरिजिन ट्रेजर एनर्जी है उसे रिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पे तभी उनमें से एक एल्डर कहने लगता है कि मैंने ऐसी चीजों के बारे में पहले सुन रखा है और मैंने थोड़ा देखा भी है
है, लेकिन कुछ लोग जो इसे यूज करते हैं उनका यही कहना है कि ये बहुत ही थोड़े अमाउंट में जो डार्क मैटर है उसे रिफाइन कर पाता है, लेकिन ये इतने बड़ी स्केल तक इसे कभी भी सप्रेस नहीं कर सकता। तभी हम इमोर्टल मॉन्क किंग को भी देख पाते हैं जो कि यहाँ पे ध्यान लगाए हुए बैठा था और पीछे यहाँ लायन किंग भी मौजूद था। साथ ही यहाँ पे जो सीनियर थे वो कहने लगते हैं कि अगर वाकई में तुम जैसा कह रहे हो कि वर्ल्ड इंटरफेरेंस का हमें यूज करना है तो उसके लिए तो काफी ह्यूज अमाउंट में हेवन एंड अर्थ की जो वाइब्रेशन फोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, और जैसे कि करना और जैसे कि फॉर्म कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, या फिर मैं ये कहूँ कि नामुमकिन है। तभी यहाँ पे हुआंग अपने उसी ग्रैंड फॉर्मेशन को रिलीज करता है, जैसे कि उसने काफी सारी सीनियर द फ्रूट्स को आपस में इंट्रीगेट करते हुए इस फॉर्मेशन को बनाया था। और यहाँ पे वो बताने लगता है कि हाँ ये वही फॉर्मेशन है जैसे कि मैंने काफी सारे द फ्रूट्स के जरिए से बनाया है, और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ है कि ये किसी के खुद के पावर तक को एक सिंगल स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो चीज है जो कि हर किसी के बॉडी में थोड़े अमाउंट में पाई जा सकती है। और इन एडिशन अगर मेरी नजरों में पूछा जाए ना तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 8 और ऐसे एंसेस्टर हैं जिनके पास सेम चीज होगी और बस उन्हें एट द सेम टाइम इसे यूज करना होगा। अब इसकी बात खत्म नहीं हो पाती और यहाँ वन ऑफ द 8 एंसेस्टर में से एक आ जाते और कहने लगते कि हुआंग तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरे पास 6 गॉड्स दान बाओ ओल्ड ड्रैगन है, तो इसके चलते फॉर द टाइम बिंग तुम जो कुछ भी कह रहे हो मैं इस पे यकीन कर सकता हूँ। लेकिन अब ये तो वक्त की बस बात है कि जो तुम यहाँ पे कह रहे हो सुनने में बड़ी अच्छा लगे, लेकिन ऑन द ग्राउंड इसे कैसे हम आजमाते और ये कितना कारगर साबित होता है ये तो देखने लायक होगी। अब यहाँ पे इन दोनों की पावर आपस में क्लैश करती है, वहीं दूसरी तरफ तीसरे बंदे की एंट्री होती है और वो आते साथ ही कहने लगता है कि वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो 11 इमोर्टल किंग्स हैं उनकी मदद का जुगाड़ कर लिया है और वो लोग राजी हैं हमारी हेल्प करने के लिए। और गाइस यहाँ पे ये जो व्हाइट बियर्ड वाला बंदा तुम देख पा रहे हो ना ये असल में सेकंड अंडर द हेवन है, और यहाँ पे जो ग्रीन रॉब पहने हुए बंदे देख पा रहे हो ये असल में वही फेमस इमोर्टल किंग क्योस ग्रीन लोटस है। अब यहाँ पे गाइस जैसा कि तुमने प्रीवियस एपिसोड में जिस ये गुई को देखा था जो कि गू क्लैन से बिलोंग करता है, यहाँ पर हमें उन्हीं के एंसेस्टर यानी कि इमोर्टल किंग गू को दिखाया जाता है। इसका नाम शेंजियान है और वो भी चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। अब यहाँ पे वो ऑरेंज हेयर वाला बंदा बताने लगता है कि ये जो 11 किंग्स का जुगाड़ मैंने किया है ना ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं, इनका हम यूज कर सकते हैं। जो रियलम स्प्लिट आर्मर और जो एक फॉर्मेशन ऑफ डार्कनेस है जैसे कि भी पूरी तरीके से रिफाइन नहीं किया गया है, मेरे ख्याल से मैं इनकी मदद से एक बार अपना हाथ आजमा सकता हूँ, शायद हमें कोई कामयाबी मिल जाए। और मेरे ख्याल से हमें अभी रश नहीं करना चाहिए, हमें अपनी जान को जोखिम में डालने से अच्छा है सिटी के अंदर रहकर ही अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, हमारी जो फोर्सेस है उन्हें और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। अब यहाँ पे जब 2 बंदे उसे अपोज करते हैं ना तो हुआंग थोड़ी देर के लिए चुप था, बस देख रहा था, लेकिन तभी गॉडेस ल्यू आगे आती है और यहाँ वो एंट्री मारते साथ अपनी ऑरा को रिलीज करती है और कहती है कि आखिर हम किसके लिए अपनी सिटी, अपनी ताकत, अपने फोर्सेस को स्ट्रेंथन करें जब हमें दुश्मन का पता ही नहीं। पहले हमें सारी फसाद की जड़ का पता लगाना होगा, उसे ही जब हम जड़ से उखाड़ देंगे तो दुश्मन अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। यहाँ पे उसकी बात सुनकर जो इमोर्टल किंग ज़ेन लोंग जो कि ट्रू ड्रैगन लॉर्ड भी कहा जाता है वो, और यहाँ पे जो ट्रू फिनिक्स लॉर्ड शी जोंग दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और इनकी बोलती बंद हो जाती है। यहाँ पे इमोर्टल गोल्ड ताओइस्ट भी उसकी ये बात सुन के थोड़ी देर के लिए हैरान थे, लेकिन वो चुप थे, देख रहे थे कि आखिर हुआंग इसका जवाब कैसे देता है। बट एज वी नो कि जो वांग फैमिली है इनको भी अलग ही चुल मचती है, ये लोग हर एरा में हर जनरेशन में शी फैमिली यानी कि अपने हुआंग को अपोज करेंगे। और यहाँ पे जिनजिया यानी कि वांग फैमिली की जो पैट्रियार्क है वो यहाँ पे कहने लगती है कि मेरे ख्याल से जो चीज जैसी चल रही है मैं उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए, वरना खुद सोचो इमोर्टल रियलम में वापस जाकर आखिर कैसे शियान यू आखिर कैसे त्यान यून की सबऑर्डिनेट बन सकती है और चुपचाप बैठकर तमाशा कैसे देख सकती है। यहाँ पे बेसिकली ये 2 तरह की बातें करती है, कोई भी रास्ता क्लियर नहीं बताती। तो यहाँ पे जो ड्रैगन लॉर्ड है वो कहने लगता है कि फिलहाल के लिए मैंने उससे कोई भी बातचीत नहीं किया और उससे मैंने कुछ भी नहीं सुना। तभी यहाँ पे फेरी ग्रीन मून यानी कि किंग यू फेरी वो कहने लगती है कि मेरे ख्याल से हमें उनके ऊपर ज्यादा उम्मीदें नहीं रखना चाहिए। अब गाइस जैसा कि तुम्हें पता है कि जो अपनी शियाओ की वाइफ है किंग यी वो भी अब इसी टाइटल को होल्ड करती है। यहाँ पे हुआंग कहने लगता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा टाइम बाई करते हुए उस बीते टाइम के अंदर डार्क मैटर को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं ना तो फिर हम पर ये जो क्राइसिस इस वक्त मंडरा रहा है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ये जो डार्क मैटर है ये इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है कि कोई अगर अपनी खुद की बॉडी के द्वारा से रिफाइन करने का सोचे तो उसकी जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस है वो पूरी तरीके से करप्ट हो जाएगी, उसका खुद की बॉडी तक पे कंट्रोल नहीं रहेगा, उसकी बॉडी तक करप्ट हो सकती है। अब यहाँ उसकी बात सुनकर जो एंशिएंट मॉन्क है वो उसे रिप्लाई देते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम किसी को भी यहाँ पे चारे के तौर पे यूज नहीं कर सकते। अब सभी लोग यहाँ पे चुपचाप बस हुआंग की तरफ देखे जा रहे थे। तभी हुआंग कहने लगता है कि पर मेरे पास एक रास्ता है, और फिर वो यहाँ पे सबकी आंखों में आंखें डाल के कहता है ये जो डार्क ऑरा है इनको मैंने अपनी बॉडी के अंदर ही ट्रेन किया है, इसके अंदर रहकर मैंने खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है और इसका तो मेरी बॉडी और मेरी कॉन्शियसनेस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। बस आपको फॉर्मेशन के बेस के तौर पर मुझे यूज करना होगा ताकि जो ओरिजिन की है जो कि बार बार रिलीज हो रही है आप लोग उससे डायरेक्ट फाइट कर पाए। यहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड को ये सुनते साथ ही गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा असली मकसद। हाँ अब आखिरकार तुमने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील कर ही दिया और तुम यहाँ पर हम सभी को मौत के मुंह में घसीटना चाहते हो। हाँ ये कहते हुए भाई वो अपनी बिल्कुल पावर को ना उतार देता है हुआंग के ऊपर। यहाँ पे उसका मन कर रहा था कि इसका मुंह कुचल दिया जाए क्योंकि वो शुरू से ही उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि अपने हुआंग के जो भी आइडियाज थे वो सब बिल्कुल भी
पसंद नहीं। यहाँ पे ये सारी बातें कहते हुए ना वो अपने ट्रू ड्रैगन नेस्ट को भी अनलीश करता है और कहने लगता है कि जिनको भी डार्क मैटर्स ने एक बार करप्ट कर दिया तो उन्हें कभी भी बचाया नहीं जा सकता, उनकी कॉन्शियसनेस इरेज हो जाती है। और इसका मतलब अगर तुम वाकई में उसके जरिए अपनी बॉडी को टेम कर चुके हो तो इसका मतलब तुम उनके स्पाई हो। तुम यहाँ पर हमारे बीच फॉरेन रियलम के एक जासूस बन के आए हो, क्यों है ना? तुम बस यहाँ पर हमारे असली प्लान को डाइवर्ट करते हुए हमें एक ऐसे जाल की तरफ ले जाना चाहते हो जहाँ पर एक ही झटके में हम सभी को खत्म कर दिया जाए। मैं समझ गया, यही तुम्हारा प्लान है ना? यहाँ पे उसे इतना ज्यादा हाइपर होता हुआ देख कर हुआंग मन में कहने लगता है कि जिस हिसाब से ये एक्ट कर रहा है ना, जरा सी बात पे बिल्कुल मारने पे उतर आया, ये जरूर से गे गु है। सच कहते हैं लोग, जैसा बाप वैसा बेटा। अब तभी वो अपने ट्रू ड्रैगन फॉर्म से उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन हुआंग मन में कहता है कि यही सही मौका है कि मैं अपने पावर ऑफ दाओ लॉस को दिखाऊं जो कि मेरे बॉडी के अंदर हिडन है। इसी के साथ हुआंग यहाँ पे व्हील एंड सी सीक्रेट रियलम का यूज करते हुए व्हील ऑफ लाइफ एंड डेथ का यूज कर देता है, जिसके चलते उसका ये ड्रैगन फॉर्म कम्प्लीटली इरेज हो जाता है। और ये देखते साथ ही जो ड्रैगन लॉर्ड है वो कहने लगता है कि वेलोराइटी मैं मान गया, लड़के में दम तो है, तो चलो फिर एक और मुकाबला हो जाए। लेकिन तभी यहाँ वेलोराइटी कहने लगती है कि हमारे रियलम का जो पैथ है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, अलग हो चुका है और हमारे पास कोई भी सक्सेसर नहीं बचा। पर अगर हमने ये मौका भी अपने हाथ से जाने दिया ना तो हम अपने सर्वाइवल के पैथ को खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पर ये सुनकर भाई सभी लोग समझ आते हैं कि हाँ, बात कितनी ज्यादा सीरियस है। सब के सब चुप थे। तभी यहाँ जो इमॉर्टल किंग था वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है और सारे के सारे क्लैन की साख और उनकी जो सर्वाइवल है वो दांव पे लगी है तो फिर हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। इसी के चलते जो हमारा ओरिजिनल प्रिपरेशन है, जैसे कि हमने पहले से ही तैयार करके रखा है, हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और रही बात ओरिजिनल एंशिएंट आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने की, तो फेलो दाओइस्ट हुआंग प्लीज, मैं चाहता हूँ कि आप 3000 डिवाइन किंगडम के अंदर ही रहें ताकि वक्त आने पर हम इसके साथ टाइम टू टाइम चर्चा भी करते रहे। अब यहाँ पे हुआंग मान जाता है और वो मन में कहने लगता है कि इससे एक बात तो समझ में आ गई कि मैं नेक्स्ट एरा से ही क्लियरली वहीं से ही टाइम ट्रेवल करके आया हूँ, लेकिन यहाँ के जो फैसले मैं लेते हुए नहीं देख पा रहा हूँ उससे तो कुछ और ही फ्यूचर होना चाहिए था। तो आखिर हमारा पास्ट इस वजह से इतना बदल गया कि जिसका इफेक्ट आज भी नेक्स्ट एरा में देखने को मिल रहा है। अब गाइस यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है। इतने टाइम बाद फॉरेन रियलम के हमें उस एंशिएंट टाइम के कुछ एल्डर्स को दिखाया जाता है, जिनमें एक बंदा कहने लगता है कि आखिर एनलैन कहाँ है। तभी यह यूथू आ जाता है और वो आते साथ ही कहने लगता है कि सीनियर, इस वक्त एनलैन हेवन एबिस के अंदर जो इंपीरियल सिटी है उसकी तलाश में है और तब से लेकर अब तक वो बस उसकी खोज में लगा हुआ है। यहाँ पर तभी हमें वो डायग्राम दिखाया जाता है और यहाँ इनका जो सीनियर था वो हंसते हुए कहने लगता है कि फाइनली वो वक्त बहुत ही जल्द करीब है। उसका क्लैन तो अभी से इतनी ऊंचाइयों पे है लेकिन वो फिर भी इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। तभी वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि एरा ऐसे गुजर जाते हैं जैसे कि हाथ से रेत। एटलीस्ट वो जो ओरिजिनल एंशिएंट आर्टिफैक्ट है हमें इसकी चाबी तो मिल गई, अब बस हमें बस इसे ओपन करना है और इसके अंदर जो पावर ऑफ डार्कनेस है उसका यूज करते हुए रियलम ऑफ हेवेंस को पूरी तरीके से बदल के रख देना है। यहाँ तक कि हमारे पास ऐसा भी मौका आ सकता है कि हम किंग रियलम को ब्रेक करते हुए एम्परर रियलम में पहुंच जाए और एम्परर्स बन जाए। अब यहाँ पे तभी हम वू शेंग को देख पाते हैं और वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो आखिर हमें किस चीज का इंतजार है। अगर वाकई में ये सच है तो फिर मैं अभी जा रहा हूँ उस चाबी को हथियाने। जिसमें वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि आखिर जल्दबाजी किस बात की है, अगर किसी को भी डाउट है तो वो खुद जाकर उस जगह को देख सकता है, फिर उसे यकीन हो जाएगा। तभी इतने टाइम बाद गाइस हमें यहाँ हे बू शुआंग को दिखाया जाता है और उसे वो ऑर्डर देते हुए कहने लगता है कि तुम भी उसके साथ जाओगे। जिस दौरान वो सर्चिंग करेगा तुम्हें इमॉर्टल स्मेल्टिंग पॉट को भी पूरी तरीके से भरना है। अब गाइस इस एरा में जो अपना हे बू शुआंग है ना वो असल में कुंदी का ही डिसाइपल है। साथ ही वो बंदा आगे बताने लगता है कि इस बार हमने बहुत बड़े हैवी लॉसेस का सामना किया है, इसलिए अब वक्त आ चुका है कि जो सैक्रिफाइसेस ब्लड्स हैं उनकी सप्लाईज को पूरी तरीके से भर दिया जाए। अब यहाँ पर ये लोग अपनी चाल चल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ जो वेलोराइटी का रेजिडेंशियल एरिया है जिसे कि द ग्रेट बाइशाओ पैलेस भी कहा जाता है, यहाँ पे हुआंग मौजूद था वेलोराइटी के साथ। यहाँ पे दोनों चेस खेल रहे थे। इस दौरान हुआंग उससे सवाल करता है कि वेलोराइटी एक बात बताओ, क्या आप इस पर भरोसा करती हो कि एक बार जो किस्मत लिख दी गई है उसे बदला नहीं जा सकता। जिसपे वो अपनी चाल चलते हुए कहने लगती है कि गेम ऑफ चेस असल में ग्रेट टाउ की तरह है। गेम के रूल्स सेम ही रहते हैं लेकिन जो मूव्स है कि हम अगला चाल क्या चलेंगे ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हर एक प्यादा जो कि पोजीशन को होल्ड किए हुए है वो अपने आप में एक चांस ऑफ लाइफ को भी होल्ड किए हुए है और एक चाल ही इनफ है पूरे गेम के नक्शे को बदलने के लिए। अब यहाँ पे हुआंग सवाल करता है कि क्या हो कि वो आखिरी चांस में आपकी बॉडी को ही एज अ ब्लेड के तौर पे यूज किया जाए, यानी कि हमारी जिंदगी को ही यूज किया जाए एज अ प्राइस के तौर पे, तो क्या होगा। जिसमें वो कहती है कि तो फिर तो मैं तब यही करूंगी जो मैं अभी करने जा रही हूँ। ये कहते हुए वो अपनी चाल चलती है और कहने लगती है कि अपनी मर्जी से चाल चलना, अपनी मर्जी से मूव करना, ये सब कुछ हमारे हाथों में है और बिना रिग्रेट के मूव करना, बिना रिग्रेट के फैसला लेना, फिर चाहे अंजाम जो भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमने किस्मत के आगे खुद को सरेंडर कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो तुम बिलीव करते हो तुमने उस हिसाब से काम किया है और उसी बिलीव के आधार पर उस वक्त जो जरूरी था तुमने वही किया। इस दौरान यहाँ पे हुआंग नजर डालता है कि इसके बाजू में वो जो अटैक हुआ था ना वो इंजरी अभी भी पूरी तरीके से हील नहीं हुई। उसे उसकी फिक्र होने लगती है, लेकिन यहाँ वेलोराइटी बताने लगती है कि इसकी फिक्र मत करो क्योंकि जो डार्क मैटर है वो बस मेरे सोर्स को डैमेज करता है, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो फिर ये ठीक हो जाएगा। जिसपे वो कहने लगता है कि हमारी पावर्स आपस में रेजोनेट करती
लगती है। तो अगर मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ तो शायद जो मेरे अंदर ट्रू ब्लड है मैं उसे ड्रॉ कर सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ, और जिसके जरिए से आपके सोर्स को मैं रिपेयर कर पाऊंगा और इसमें कोई मुश्किल भी नहीं आएंगी। तो अगर आप मुझे अलाउ करती हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। जिसमें वो कहने लगता है कि अभी पूरी तरीके से रास्ता खत्म नहीं हुआ है, सफर अभी भी जारी है, यहाँ पे कोई और दूसरा रास्ता तो होगा कि जिसके जरिए से हम दोनों को बचा सके। अब तभी यहाँ पे दो बंदे आ जाते हैं और यहाँ पे वही इमॉर्टल किंग और दूसरा ट्रू लॉर्ड भी यहाँ पे आ चुके थे। दोनों देखकर कहने लगते कि क्या बात है, किस्मत का क्या तगड़ा वाला गेम चल रहा है दोनों के बीच में। लेकिन इससे पहले कि हुआंग कुछ कह पाता, अचानक से एक छोटा सा पपी बाहर आता है और आते साथ ही अपने जाइंट फॉर्म में आ जाता है और इसे देखते साथ ही हुआंग भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। यहाँ पे वो उसे जैसे ही थोड़ा सा प्यार करता है ना, तो वो भी जैसे खुद को उसके आगे सरेंडर कर देता है और कहने लगता है कि क्या तुम भी यहाँ पे हो। अब यहाँ पे तभी जो इमॉर्टल किंग है वो हुआंग से बताने लगते हैं कि वहाँ पर काफी सारे लोग थे और मैं उन सारे कानों के साथ ये बात शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें सबके साथ मिलकर करनी चाहिए और कुछ काफी प्राइवेटली। इसीलिए मैं यहाँ पे बताने आया हूँ कि जो तुम्हारा वो आइडिया था ना उस आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने का, वो वाकई में काबिलियत तारीफ है, बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है। और जिस दौरान हम ये काम करेंगे उस दौरान हमें जो फॉरेन रियलम का काउंटर अटैक है उसे भी बहुत अच्छे से गार्ड करना होगा, क्योंकि फॉरेन रियलम को हम हल्के में नहीं ले सकते। हमारी जरा सी कोताही और बस ये पूरे के पूरे शहर को तबाह कर देंगे। अब तभी वो यहाँ पे विलोडाइटी से पूछने लगता है कि बताइए आखिर आपका इसके बारे में क्या प्लान है। जिस पे वो बताने लगती है कि हमें उस आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने से पहले हमारी जो डिफेंस है उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि जो फॉरेन रियलम है उन्हें ऑलरेडी हमारे इंटेंशंस के बारे में पता है और वो लोग सबसे पहले स्ट्राइक करेंगे। और क्योंकि रिफाइनिंग का जो मेथड है वो हमारे लिए अभी फुल प्रूफ नहीं और फेलो दाओइस्ट हुआंग डार्कनेस के प्रति इम्यून है, तो जब फॉरेन रियलम हम पे स्ट्राइक करने आएगा तो क्या आप हमारे लिए वहाँ पर गार्ड करेंगे? क्या हमारे लिए आप उन पे स्ट्राइक करके उन्हें रोक सकते हैं ताकि उनका जो लय है वो पूरी तरीके से टूट जाए? हुआंग खड़ा होता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, अब बस ये बताइए कि कब निकलना है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और गू ट्राइब का जो वॉरशिप है जिसे कि कार्पिस बोन शिप कहा जाता है, इसके ऊपर सवार होकर सभी लोग निकल पड़ते हैं। जहाँ पे बताया ये जाता है कि ये शिप जो कि रीइंफोर्समेंट के लिए इमॉर्टल डोमेन की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वापसी मेन के ऊपर जो फॉरेन रियलम के लोग थे इन लोगों ने घात लगा के हमला कर दिया, जिससे इनकी ये हालत हो गई और अब यहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। अब तभी यहाँ पे गू ट्राइब का जो वो एंसेस्टर था वो आगे आता है और कहने लगता है कि फॉरेन रियलम के लोगों, मैं तुम्हें काट डालूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर घात लगा के हमला करने की। अब यहाँ पे गो एंसेस्टर को देखकर, इतनी स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्समेंट को देखकर इनकी जान में जान आती है और ये सभी लोग बताने लगते हैं कि जो स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन है उसे तक यहाँ पे कट ऑफ कर दिया गया है, जिसके चलते एंशिएंट रियलम से इनका जो कम्युनिकेशन है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो चुका है। तभी यहाँ पे गो एंसेस्टर भी इस बात को फील कर लेते हैं, इवन कि यहाँ पे जो जितने भी टाइम लॉस और जो स्पेस लॉस होते हैं ना वो तक यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा है कि ये डेड एंड पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे वो कुछ ऐसा देखते हैं कि सभी से कहने लगते हैं कि जल्द से जल्द शिप को बढ़ाओ और यहाँ से जितनी तेजी से हो सके निकल लो। लेकिन तभी आसमान में एक पोर्टल बनता है और एक आवाज आती है और वो कहने लगता है कि ग्रेट सैक्रिफाइस ऑलरेडी शुरू हो चुका है और जिसके आगे कोई भी रेजिस्टेंट किसी काम का नहीं, सबको इसके आगे नतमस्तक होना होगा, सबको सैक्रिफाइस करना ही होगा। बस एक बार तुम सभी लोग मेरे इस इमॉर्टल्स मेल्टिंग पॉट के अंदर आ जाओ, उसके बाद तुम लोगों का यहाँ से निकलना नामुमकिन है और अगर तुम चाहो तो हम बातचीत के जरिए से भी रास्ता निकाल सकते हैं। अब तुम्हें यहाँ पे एक एक करके सबके ऊपर हमले होने लगते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और एंशिएंट रियलम बैटलफील्ड का जो डीप फॉरेस्ट पास है ना उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग आ चुके थे और इवन की जो फॉरेन रियलम का जो डार्कनेस है वो भी यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके पहुंच चुका था। सबके सब यहाँ बहुत बुरी हालत से गुजर रहे थे और ये कहने लगते हैं कि हम लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही हम इन्हें अंदर आने दे सकते हैं। सब लोग अपनी जी जान लगा दो, हमें इन्हें हर हाल में रोकना होगा। यहाँ पे तभी हम स्कारलेट किंग को देख पाते हैं भाई, जो कि फॉरेन रियलम का कितना सॉलिड बंदा है ये तुम प्रीवियस एपिसोड में देख चुके हो। और वो आते साथ ही अपने हाथ से इन्हें क्रश करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे चीटी हमें रोकेंगे, तुम सबको अपनी जगह का पता होना चाहिए, अब तैयार हो जाओ पूरी तरीके से फ्लो ऑफ टाइम से इरेज होने के लिए। यहाँ पे ट्रू फिनिक्स भी अलग अलग मोर्चे पे तैनात था, लेकिन गाइस देखने वाली बात ये थी कि एक साथ कई इलाकों पर जो फॉरेन रियलम है वो हमला कर देता है, विच मींस कि तुम समझ गए हो कि हाँ इनके बीच कोई गद्दार है जिसने कि अपने 9, 11 एंड 10 अर्थ की जो तैयारी है उसके बारे में लोगों को बता दिया होगा और इन लोगों ने इसी के चलते एक साथ अलग अलग जगह पे हमला किया ताकि इन्हें डिफेंस करने का कोई मौका मिल ही ना पाए। अब यहाँ पे अलग अलग इलाकों का सीन दिखाया जाता है जिनमें एक वेदर्ड बोन प्लेन बैटलफील्ड का भी एरिया था जहाँ पर भाई यही तांडव मच रहा था। अब यहाँ पर यू तियानशिंग जो कि तैनात था उसका भी यही हाल था और वो अपने लोगों से कहता है कि हमें हर हाल में इन लोगों को इन्वेड करने से रोकना होगा, सब लोग अपनी जीत जान की बाजी लगा दो। यहाँ पे वो अपने बीस्ट फॉर्म में आते साथ ही हमला कर देता है जियाओ युन पे, जो कि इमॉर्टल किंग वन ऑफ द जियाओ क्लैन से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पर उसके अटैक का कोई फायदा नहीं होता और वो कहने लगता है कि कीड़ो अब तुम सब मरने वाले हो। वही दूसरी तरफ जो रून्ड वॉल पास है जो कि एंशिएंट रियलम बैटलफील्ड से बिलोंग करता है, भाई यहाँ का नजारा सबसे ज्यादा दर्दनाक था। यहाँ पे सभी लोग एंसेस्टर गीमो से मदद मांग रहे थे, वो भी यहाँ पे सभी को लीड करते हुए कहने लगता है कि हमें हर हाल में इस जगह को प्रोटेक्ट करना ही होगा, यहाँ से हम फॉरेन रियलम को अंदर आने नहीं दे सकते। यहाँ पे गीमो जो कि सन ऑफ द ट्रू ड्रैगन है वो यहाँ पर अपनी पूरी जान की बाजी लगा चुका था, लेकिन फिर भी सभी को मोटिवेट करते हुए कहने लगता है कि फेलो दाओइस्ट हम इस कदर हार नहीं मान सकते, भूलो मत दांव पर आखिर क्या कुछ नहीं लगा, अगर आज हमने अपनी जान की फिक्र की तो फिर करोड़ों जानें बर्बाद हो जाएंगी।
भाई सब के सब जाया हो जाएंगे, पूरा रियलम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन सडनली यहाँ पर ऊपर से ब्लड टेंटिकल्स आते हैं, इनकी बॉडी को पियर्स करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और जो लोग भी यहाँ पे ढाल बनने की कोशिश करते हैं ना, उन सभी की शरीर को ये लोग भेद देते हैं। तभी यहाँ जमीन से एक बीस्ट निकलता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। और अफसोस की बात है कि तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो। अब यहाँ पर पूरी बीस्ट टाइड यहाँ उतर चुकी थी और ये लोग घिर चुके थे। लेकिन तभी यहाँ गेमो कहने लगता है कि अगर मुझे अपनी आखिरी सांस तक भी फाइट करना पड़े तो भी मैं फाइट करता रहूंगा और इस बात को इंश्योर करूंगा कि तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर ना जा पाए। और ये कहते सारे वो यहाँ पर अपनी ट्रू पावर को अनलीश करते हुए इन सभी के ऊपर काल बन के कहर बरसाता है। वहीं दूसरी तरफ इसके जो बाकी सारे लोग थे ना, वो लोग भी अपनी पावर को अनलीश करते हुए लेफ्ट एंड राइट के एरिया को कवर कर रहे थे। ये सब के सब इनके ऊपर हमला करते हुए इन बीस्ट को दूर रख रहे थे। लेकिन द मोमेंट गेमो के ऊपर हमला होने वाला था, सडनली यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मीटियोर जैसी चीज जमीन पे आ गिरती है। लेकिन एक एक्सप्लोजन के साथ जैसे सभी ऊपर की ओर देखते हैं तो यहाँ ड्रैगन लॉर्ड आ चुका था और अपने फादर को देखकर वो कहने लगता है कि फादर आप आ गए। यहाँ मौजूद हर एक बंदा ना जब एक एंसेस्टर को देखता है, इमॉर्टल एंसेस्टर को, तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ उसका फादर आते साथ ही उससे कहने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम एंशिएंट रियलम को प्रोटेक्ट करोगे, तो आखिर तुम हम सब पे बोझ कैसे बन गए हैं? ये तुमने प्रोग्रेस किया है। जिस पे वो अपने फादर का शुक्रिया अदा करता है कि वो उसके लिए यहाँ पे आए। तभी यहाँ अचानक से काले बादल मंडराते हैं जिसके चलते सबका ध्यान उस ओर जाता है और यहाँ पे एक बीस्ट कहने लगता है कि कितना पारिवारिक माहौल है, बाप बेटा दोनों एक साथ यहाँ पे लड़ने आए हैं। पर अफसोस की बात है कि तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे का मातम मनाने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। मैं गाइस बता दूं कि ये सारी बातें ना अपनी एंशिएंट लैंग्वेज में कर रहा था। जैसा कि तुम्हें पता है कि भाई आनिया को सब कुछ आता है, तो यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेट कर रही हूँ। अब यहाँ पे वो अपनी एंशिएंट लैंग्वेज में काफी सारी चीजें कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा, तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, तुम लोग मरने वाले हो, फलाना ढिमकाना हर एक चीज। लेकिन जब उसे पता चलता है ना कि किसी को भी इसकी बात समझ नहीं आ रही, तो भाई वो एक साथ इनकी तरफ काफी सारी एरोस के जरिए से हमला कर देता है। अब गाइस यहाँ से एनिमेशन तुम देखना क्या कमाल की गई है। लेकिन यहाँ पे जो ड्रैगन लॉर्ड था ना, वो अपने स्पेयर को आगे करते हुए उसे काफी तेजी से स्पिन करता है और यहाँ उसके सारे अटैक से अपने लोग और जो उसके आसपास के जितने भी उसके सबऑर्डिनेट्स थे ना, उनको बचा लेता है। और जिसके बाद बहुत ही शान से उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे ड्रैगन स्केल को ब्रेक कर पाओगे? कभी नहीं, सपने में भी नहीं। लेकिन यहाँ पे पो डीमन गॉड अपनी पावर को अनलीश करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे वो मामूली से ड्रैगन स्केल्स मेरे लिए किसी मक्खी के समान है। ये कहते हुए वो अपनी ऑरा को अनलीश करता है। लेकिन ड्रैगन लॉर्ड भी अपनी ड्रैगन डोमेन को अनलीश करते हुए कहने लगता है कि अब तुम मेरे अल्टीमेट ड्रैगन रियलम को विटनेस करने वाले हो, देखते हैं कि तुम इसके आगे कैसे टिक पाते हो। और तभी यहाँ पे गुयुआन का ये जो इमॉर्टल किंग रियलम है ना, ये इतनी तेजी से एक्सपेंड करता है कि चारों तरफ बस फॉग ही फॉग नजर आता है। अगले ही पल वो अपने स्पेयर को ना सीधा उसकी तरफ चला के मारता है, जो कि जाते साथ ही एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होते साथ ही उसके शरीर से लगता है और उसकी चीख निकल जाती है। और अगले ही पल इसका रियलम भी डिसअपीयर हो जाता है। मतलब एक हेडशॉट और भाई इसका खेल खत्म। ऐसा इससे लग रहा था गाइस, क्योंकि अगले ही पल पीछे वो बंदा आ चुका था और जैसे ही वो हंसता है भाई बोन चिलनेस जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल वैसी वाइब आती है। और यहाँ इसका गला सूख चुका था। जैसे ही पलटता है ना, वो अगले ही पल अपनी मुट्ठी से उसकी छाती में इतना जोर का हमला करता है कि उसकी वही टैं बोल जाती है और अगले ही पल उसके हाथ पैर को वो जकड़ लेता है। यहाँ पे वो उसके इस आर्ट को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहने लगता है कि चाहे जो कुछ कर लो, तुम्हारे जैसा इंसान कभी भी, इतना कमजोर इंसान मेरे ऑल आर्ट्स ब्रेकिंग इम्प्रिंट को इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकता। और ये जो आर्ट है ये असल में वुशेंग का ब्रेक ऑल आर्ट्स है। ये है वुशेंग नहीं बल्कि दूसरा वाला वुशेंग है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे वो कहने लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर दम है अब जरा हिल के दिखाओ तुम, क्योंकि अब तुम मेरे हाथों में ही अपनी दम तोड़ने वाले हो, क्योंकि यहाँ जितने भी दाव है सब कुछ इल्यूजन है मेरे आर्ट के आगे। अब गाइस जैसे ही ड्रैगन लॉर्ड का बेटा देखता है ना कि इसके फादर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, तो वो उनकी मदद करने चाहता है। लेकिन अचानक से उसका माइंड जैसे करप्ट सा होने लगता है, उसका कंट्रोल खो जाता है। तभी यहाँ पे पीछे से जो डीमन पू था ना, वो यहाँ पर एक साथ काफी सारे अटैक इनके ऊपर अनलीश कर देता है। सारे के सारे लोग इससे टकराते साथ ही बिल्कुल मरने वाले थे। और यहाँ ड्रैगन लॉर्ड भी अपनी मौत को देख रहा था, क्योंकि वो जानता है कि ऐसी सिचुएशन में इनको कोई नहीं बचा सकता। और जैसे ही वो उसके पास टकराने वाली थी, वो अपनी आंखें बंद करने वाला था, सडनली एक तेज सी लाइटनिंग यहाँ देखने को मिलती है, जिसके चलते एक ऑरा फैल जाती है। ऐसी ऑरा कि भाई सबकी रूह कपा देती है, कि सब उसी ओर देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर कौन है। लेकिन भाई यहाँ पे बात से ज्यादा ऑरा बोल रही थी। और जो ऑरा फार्मिंग करता है ना, यहाँ पे एनिमेशन में उस चीज को बिल्कुल एकदम टॉप नॉच के हिसाब से दिखाया गया है। ऐसी टॉप नॉच एंट्री दिखाते हैं यहाँ पे, ऐसी खतरनाक सी लाइटनिंग दिखाते हैं कि भाई वहाँ पे हर एक बीस्ट के बिल्कुल चीथड़े उड़ जाते हैं। और अगले ही पल यहाँ पे हमें लाइटनिंग पूल दिखाई जाती है। तुमने बिल्कुल सही गैस किया भाई, लाइटनिंग पूल किससे रिलेट करता है? हमारे थंडर एम्परर से। और थंडर एम्परर कौन है? किसके पास वो एक्सेस है, वो आर्मर है? हाँ, हुआंग। अब हुआंग एंट्री मारता है और जब वो अपनी नजरें उठा के ऐसे सामने देखता है ना, हर एक चीज आसपास के बिल्कुल नथिंगनेस में बदल रही थी। ऐसा लेवल का उसने एंट्री मारा था। अब अगले पल वो हवा में जंप करता है, लाइटनिंग उसके कंट्रोल में थी। और यहाँ अपने स्वॉर्ड को लेते साथ ही वो कहने लगता है कि क्या ब्रेक ऑल आर्ट्स, वो किसी को भी ब्रेक कर सकता है। अगर दम है तो मेरे दाव को थोड़ा सा हाथ लगा के भी दिखाओ, इसे तोड़ना तो दूर की बात है, इसे बस छू के दिखाओ। अगले ही पल भाई यहाँ पे सबको वो आजाद कर चुका था। और जिसके बाद शी
शिहाओ पलटते साथ ही कहने लगता है कि सीनियर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ का मोर्चा मैं संभाल लूंगा। अभी यहाँ पे जो ड्रैगन लॉर्ड था भाई मतलब मैं क्या बोलूँ, ये यहाँ पे पानी पानी हो रहा था। लेकिन एक बात वो समझ चुका था कि विलो डाइटी ने अगर इसे चूज किया ना तो वाकई में इसने आज साबित कर दिया कि क्यों वो बाकी से डिफरेंट है। और यहाँ एट द एंड वो यही कहता है कि मानना पड़ेगा बाकी लड़कों से तो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। यहाँ पे तभी हुआंग उस बंदे से कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा इमोर्टल किंग उसे शोभा नहीं देता, ऐसी मामूली सी तुच्छ सी जो ट्रिक्स हैं इनको यूज करे। जिस पे भाई यहाँ पे जो वो शेंग है वो कहने लगता है कि फाइनली हमने उसे फोर्सफुली बाहर निकाल ही लिया, जिसके लिए हम आए थे वो आ ही गया। अब ये कह दो ना, ये बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तभी यहाँ पे जो वो बीस्ट कहने लगता है कि यहाँ पर बस एक पोर्शन ही बचा है इमोर्टल ब्लड का, और जिसे जाके मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ। इस लड़के को और इसके पीछे जितने भी जो बाकी के कीड़े हैं इन्हें तुम देख लेना। ये कहते साथ ही वही यहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पे वूशेंग कहने लगता है कि मानना पड़ेगा दोस्त, तुम्हें पता है कि इजी प्राइस को कैसे हथियाया जाए। तभी यहाँ पे जो पू डीमन किंग है ना वो अपने डोमेन को अनलीश करता है, जो कि एक लॉन्ग ट्री जो कि डीमन ट्री है वो उसमें एक्सपैंड हो जाता है। और यहाँ पे भाई एक बहुत विशालकाय पेड़ हमें देखने को मिलता है और जमीन के नीचे से वो अपनी जड़ों को फैलाता जाता है। और जहाँ जहाँ भी उसके बीज गिरे हुए थे ना वहाँ वहाँ वो अपने टेंटिकल्स को पहुंचा देता है। और यहाँ पे जितने भीड़ थी उन सभी को वो अपने टेंटिकल्स की मदद से जकड़ लेता है और जमीन के अंदर ही उन्हें मार के उनकी बॉडी में से जितने भी ब्लड है उन्हें अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। और कहने लगता है कि यहाँ पर कितनी सारी बॉडी है। यहाँ पे वो डार्क ऑरिजन का यूज कर रहा था, यानी कि वही डार्क मैटर जिसके वजह से यहाँ पूरा का पूरा जो एंशिएंट रियलम है वो करप्ट हो चुका है, जिसकी बॉडी में भी ये जाता है किसी एलियन टेंट की तरह काम करता है। और उस बंदे की जो कॉन्शियसनेस है उसे परमानेंटली जैसे सील कर दिया जाता है और अब वो फॉरन रियलम के हाथ की कठपुतली बन के रह जाता है। यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि जो ड्रैगन लॉर्ड है उसका बेटा भी इसकी चपेट में आ चुका था, जो देखकर वो थोड़ा हैरान था। यहाँ पे शियाओ जैसे ये नजारा देखता है वो कहने लगता है कि लगा नहीं था कि ये इतनी जल्दी परफॉर्म करेगा। तभी यहाँ पे वूशेंग कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे पास बड़ा टाइम है, पहले तुम अपनी जान की फिक्र कर लो, अपनी जान बचा लो, फिर दूसरे की फिक्र करना, ठीक है। ये कहते साथ ही माय गॉड यहाँ पे ये सीन देखना, वो हुआंग के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ हुआंग इतनी स्पीड से मूव करता है ना, अपनी गर्दन को बस हल्का सा ऐसे मोड़ता है और अगले ही पल भाई फुल किलिंग इंटेंट के साथ अपनी आईज ओपन करता है, जिसमें फुल किलिंग इंटेंट था। और मन में कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सीनियर इस वक्त बहुत ज्यादा इंजर्ड है और वो ज्यादा देर तक इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। और तभी वो अपनी चल्ला के स्वॉर्ड को मारता है और उसके अटैक के ना 2 टुकड़े करते हुए एक स्लैश अटैक बिल्कुल उसके शरीर के आर पार कर देता है। और यहाँ पे पीछे ड्रैगन लॉर्ड से कहता है कि सीनियर आप यहाँ से जाइए और जाकर जो बैरियर है उसे डिफेंड कीजिए, बाकी सब आप मुझ पे छोड़ दो। यहाँ पे शियाओ ने जैसे इसकी बैंड बजा दी ना, ड्रैगन लॉर्ड भी उसके ऊपर सब कुछ छोड़ के निकलने लगता है। लेकिन तभी ड्रैगन लॉर्ड का बेटा ही उसके सबसे बड़े रोड़ा बनने के लिए उसके सामने आ जाता है। यहाँ पे बाप बेटे एक दूसरे पे हमला करने लगते हैं और इस दौरान दोनों ही थोड़े इंजर्ड भी हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ जो फिनिक्स किंग और बाकी सारे लोग थे जो कि बैरियर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इस दौरान इनके लिए मोर्चा बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेन रियलम के जो लोग थे, एंटिटीज थे, वो बार बार बैरियर को भेदते हुए इनके रियलम में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। अब इनकी हालत बिगड़ चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर दबे कुचलते हुए बेचारे यहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते। तभी यहाँ पे हुआंग मौके पे पहुंच जाता है। रात साथ ही बॉडी एज अ सीड का जो इवॉल्व्ड फॉर्म है, जैसे कि ब्रेक ऑल आर्ट्स कहा जाता है, उसका वो यूज कर देता है। अब हुआंग जैसे ही उसे डिस्क की तरह थ्रो करता है ना इन सब की ओर, वो शेंग जिसकी अधमरी बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई थी वो जैसे तैसे रिकवर करते हुए कहता है कि क्या आखिर तुम हमारे रियलम के आर्ट का कैसे यूज कर सकते हो, वो भी इतने टेरिफाइंग सीक्रेट आर्ट का, कैसे। यहाँ पे वो शेंग भी ब्रेक ऑल आर्ट्स का यूज करता है, लेकिन भाई हुआंग का जो अटैक था ना वो इसके ब्रेक ऑल आर्ट्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वो हैंड साइन बनाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा ब्रेक ऑल आर्ट मेरे अगेंस्ट यूजलेस है। और शियाओ यहाँ पे रीइंकार्नेशन फिस्ट का यूज करता है, जो कि असल में गाइस अल्टीमेट मूव है 6 पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन हेवनली आर्ट का। लेकिन वो शेंग अपने वेपन को निकालते हुए कहने लगता है कि हेवन के अंडर में जितने भी आर्ट्स है मैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, क्लोज कॉम्बैट में तो मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब ये कहते साथ ही वो हुआंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ इनके बीच क्या कमाल का क्लोज कॉम्बैट होता है, वो भी कमाल के एनिमेशन के साथ। कि यहाँ कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन गाइस हुआंग का ये जो हेवनली आर्ट था ना रीइंकार्नेशन वाला, उसे देखकर वो कहने लगता है कि यकीन नहीं हो रहा कि 6 पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन हेवनली आर्ट का कोई सर्वाइवर अभी भी बचा होगा। यकीन नहीं हो रहा कि कोई ऐसा लीनेज कभी बंदा मौजूद है अभी भी इस जमाने में। कैसे इस दौरान दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, दोनों का क्लैश देखने लायक था, इवन की हेवन एंड अर्थ जैसे शेक कर रहा हो। तभी यहाँ वो हुआंग की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है कि आखिर तू है कौन, आखिर तेरी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। लेकिन यहाँ हुआंग जो कि फुल किलिंग इंटेंट के साथ उसे देख रहा था, वो उससे कहने लगता है कि मेरे बारे में बहुत कुछ है जो कि तू अभी नहीं जानता और ना उसके लायक है। दूसरी तरफ ड्रैगन लॉर्ड और उसका बेटा दोनों ड्रैगन फॉर्म में एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और इस दौरान ड्रैगन लॉर्ड को वो जोर से काट लेता है, लेकिन ड्रैगन लॉर्ड समझ जाता है कि इसके अंदर डेमोनिक नेचर आ चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पे बैरियर को तोड़ते हुए एक और फॉरेन रियलम का बीस्ट आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे फ्यूल चाहिए, मुझे ब्लड सैक्रिफाइसेस चाहिए, आओ कराकर मेरा खाना बनो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे प्राउड मोमेंट है। यहाँ पे जब ड्रैगन लॉर्ड का बेटा था ना, उसे वो सारी मेमोरीज याद आती है कि कैसे उसने इस रियलम को बचाने के लिए जी जान की कसम खाई थी और आज यहाँ पर वो उसी को बर्बाद करने चला है। तो यहाँ अपनी बची कुछ कॉन्शियसनेस के साथ वो यहाँ पर अपनी बॉडी पे कंट्रोल करते हुए सीधा नीचे गिरने लगता है और अपने
फादर की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि फादर, आज मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। और फिर वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था और फिर तेजी से नीचे गिरते हुए वो अपने मन में कहता है कि आज से आपका सिर्फ हमेशा मेरी वजह से गर्व से ऊंचा होगा। और फिर वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, जिसके चलते से इसकी बॉडी जमीन पे गिरती है ना तो एक जोर का धमाका होता है, जिस वजह से यहाँ आसपास के जितने भी क्रिएचर्स थे सब के सब उस धमाके में उड़ जाते हैं और यहाँ सबका नामो निशान मिट चुका था। अचानक से चारों ओर सब कुछ सन्नाटा छा जाता है और खून की बारिश होने लगती है। और यह समय गेमो यानी कि ड्रैगन लॉर्ड के बेटे के खून की थी। और यहाँ पे उसके फादर को याद आता है कि उसने जब पहली बार अपनी जिम्मेदारी को संभाला था तो कसम खाई थी कि मैं आपके नक्शे कदम पर चलकर हमारे इस रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक चीज करूंगा, अपनी पूरी जिंदगी इसी पे कुर्बान कर दूंगा। उसके फादर ने अपोज किया था कि तुम्हें पता भी है कितनी बड़ी क्लैमिटी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए मैं हर एक चुनौती का सामना करके अपने रेलम को जरूर बचाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं एक दिन खुद को साबित करके दिखाऊंगा, जिसकी वजह से आपको भी मुझ पे बहुत ज्यादा नाज होगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में उसका फादर ये सारी बातें याद करके अंदर से इमोशनल होता है, लेकिन उसका इमोशन, उसका गुस्सा उसकी स्ट्रेंथ बन के बाहर निकलता है। और जिसके बाद वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि फौरन रेलम के पालतुओं, मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बचाने के लिए आ रहा हूँ। और फिर वो यहाँ पर भाई इनके ऊपर गरजने के लिए सीधा यहाँ से निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ शीहाओ यानी कि हुआंग का सामना हो रहा था वुशेंग से और अब वो उसके अगेंस्ट 6 वाइथ ऑफ रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड का यूज कर देता है। लेकिन वुशेंग जो कि एक नंबर का ढीठ है, उसे भी बड़ा मजा आ रहा था इससे फाइट करते हुए। और वो यहाँ पर बैरियर ऑफ ऑल आर्ट्स जैसे कि वुशेंग का डोमेन ऑफ द इमोर्टल कहा जाता है, उसकी फर्स्ट लेयर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि अब तू मरेगा लड़के, अब तू मरेगा। यहाँ पे हुआंग की स्वॉर्ड आर्ट यानी कि जायंट से स्वॉर्ड उसके ऊपर चल जाती है, लेकिन वो भी अपनी ब्रेक ऑल आर्ट्स नाम की टेक्निक का यूज करते हुए एक आसपास छोटा सा डोमेन बना देता है, एक बैरियर। लेकिन तभी यहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है और हुआंग से कहने लगता है कि लड़के चलो मेरा साथ दो और इसको साथ मिलके दबोचते हैं। अब यहाँ पे वो सीधा अपने दांतों से उसके फर्स्ट डोमेन को क्रश करता है, लेकिन इमीडिएटली वो दूसरे डोमेन को भी फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पे हुआंग भी अपनी स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ता है। ये देखकर वुशेंग कहता है कि मैं सारे दाव का सोर्स हूँ और तुम्हारी ये जो आर्ट ब्रेकिंग पावर है ना, इसको भी मेरा दाव मेरी बॉडी पूरी तरीके से शैटर्ड कर देगी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। यहाँ पे इसकी बोलती बंद नहीं हो पाती, उससे पहले हुआंग अपनी स्वॉर्ड को चला के मारता है जो कि इसके बॉडी के आर पार हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि स्पेस को उसने 2 हिस्सों में स्प्लिट किया हो। और वुशेंग यहाँ बड़ी हालत में कहता है कि जैसा कि मैंने की ऑफ द ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट से उम्मीद किया था, और चिंता मत करो लड़के, जब मेरी ट्रू बॉडी यहाँ पे डिसेंड होगी ना तब इस कोहर को मैं सूद समेत के साथ सेटल करूंगा। वही दूसरी तरफ डीमन पू वो तो अलग ही तांडव मचा रहा था। तभी यहाँ पे हुआंग के पीछे से ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि लड़के, क्या तुम्हें हमारे क्लैन के सबसे प्रीशियस टेक्निक के बारे में पता है? अब भाई यहाँ पे ये दोनों ही एक साथ मिलकर सेम टाइम पे हैंड साइंस बनाते हैं और दोनों ही उस प्रीशियस टेक्निक को परफॉर्म करे थे जिसे कि 10,000 रिलम फेस द अबिस कहा जाता है। यहाँ फाइनली हमें 10,000 रिलम फेस द अबिस का ट्रू फॉर्म दिखाया जाता है। ये ट्रू ड्रैगन प्रीशियस टेक्निक है जैसे कि बहुत ज्यादा रेयर माना जाता है, जिसके चलते हुआंग का यहाँ पे कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है और जिसके बाद वो अपने ड्रैगन इन द अबिस ट्रू ड्रैगन प्रीशियस टेक्निक को अनलीश करता है। यहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड और हुआंग दोनों ने ताकत को कंबाइन किया था और तभी हुआंग अपनी तलवार को उठाता है, उसके साथ थोड़ा सा पोज देते हुए जैसे ही हल्का सा ऐसे लहराता है ना तो भाई लाखों करोड़ों स्वॉर्ड्स उसके इशारे में मूव करती हैं और इन सारी स्वॉर्ड को वो सीधा जो डीमन पू है उसकी तरफ उतार देता है। बीच से यहाँ पे ड्रैगन किंग भी दिखाई दे रहा था और वो भी बीच से निकलते हुए सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है और ये सारे स्वॉर्ड्स उसकी बॉडी को छलनी कर देते हैं, इसके चीथड़े उड़ जाते हैं। सब कुछ खत्म हो चुका था और यहाँ पे शीहाओ के सारे के सारे ये जो स्वॉर्ड्स थे ना ये ड्रैगन का फॉर्म लेते हुए डिसअपियर हो जाते हैं और तभी हुआंग और ड्रैगन लॉर्ड दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे और यहाँ पे तभी उनके सामने एक छोटा सा स्कल हवा में फ्लोट कर रहा था। बेसिकली यहाँ पे वुशेंग और जो डीमन पू था ना इनका जो लाइफ फॉर्म था उसका थोड़ा सा ट्रेस यहाँ से वापस जा रहा था, विच मींस कि ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए थे और इन्हीं को खत्म करने के लिए दोनों चिल्लाते हुए उसकी तरफ तलवार लेके बढ़ते हैं। बट इससे पहले कि वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर पाते हैं स्पेस में एक बहुत बड़ा सा क्रैक होता है, एक डेमोनिक एनर्जी से बाहर निकलती है और अगले ही पल जैसे हुआंग और ड्रैगन लॉर्ड उसके ऊपर हमला करने वाले थे वो लोग जाते हुए कहते हैं कि लड़के चिंता मत करो, किसी और दिन हम फाइट जरूर करेंगे। अब यहाँ पे ये लोग पीछे जाने लगते हैं लेकिन तभी वो वॉरशिप गिरता है, वॉरशिप जिसे कि इमोर्टल डोमेन की तरफ भेजा गया था। ये लोग समझ जाते कि इनके साथ इन्होंने क्या किया होगा। वॉरशिप के ऊपर गु एंसेस्टर भी हमें दिखाया जाता है जो कि इंजर्ड हालत में गिरता है। तभी यहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड उसके पास जाकर उसे संभालता और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? जिसपे वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो, जाके बाकियों को बचाओ क्योंकि द ग्रेट सैक्रिफाइस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे हम देख पाते कि जो डिसाइपल्स थे इनकी बॉडी को एज अ सैक्रिफाइस वेसल के तौर पे यूज किया जाता है। गो एंसेस्टर अटकती हुई आवाज में कहता है कि जल्दी करो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उनका ग्रेट प्लान यही है कि हमारे पूरे के पूरे एंशिएंट रियलम को एज अ ऑफरिंग के तौर पे ये यूज करना चाहते हैं। हमें इसे रोकना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे तभी वो सारे अधमरे लोग बेचारे जिनकी बॉडी हवा में फ्लोट कर रही थी और ये लोग उसे अब्सॉर्ब किए जा रहे थे, तभी यहाँ पे उनमें से एक बंदे का हाथ एक दूसरा बंदा पकड़ लेता है और कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए हमारे लोगों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। और ये गाइस इतना कमाल का नजारा था कि मैं पूरे के पूरे अब तक की जो मूवी है ना सबसे बेस्ट और एपिक सीन मुझे यही लगा, जहाँ इस बंदे को सिर्फ एक बंदे का हाथ पकड़ने के लिए
उस बंदे ने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी और उसके पीछे काफी सारे लोग थे जो कि उसे पकड़े हुए थे और वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब हम फॉरेन रियलम को हम में से किसी एक को भी लेने नहीं देंगे, हम और साथियों को नहीं खोएंगे। अब धीरे धीरे करके ये पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना, जो पुलिंग फोर्स था जिसके चलते यहाँ इनकी बॉडी में क्रैक्स पड़ने लगते हैं। सब के सब चिल्ला रहे थे लेकिन कोई भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ता और अगले ही पल एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ यहाँ मौजूद हर एक चीज कम्प्लीटली फ्रीज हो जाती है और जितने लोगों ने पकड़ के रखा था ना वो सब के सब यहाँ फ्रीज हो चुके थे, पत्थर के बन चुके थे, जिसके चलते इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इमोर्टल बोन्स कहा जाता है, जहाँ पर जीता जाता है इंसान पूरी तरीके से पत्थर का बन चुका था। लेकिन तभी यहाँ पे हम असली विलेन को देख पाते हैं जो कि यहाँ इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान था और कहने लगता है कि यार इतने कम ऑफरिंग्स और मैंने मेरे एक अवतार को भी इस चीज के लिए खो दिया, कितना बड़ा घाटे का सौदा है। बट सडनली यहाँ पे स्पेस में क्रैक बनता है और काफी सारे सैक्रिफाइसेस यहाँ पे गिर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो कहने लगता है कि चलो कम ही सही लेकिन ये इनफ है, काफी ज्यादा प्योर है, इवन कि इसमें तो एक इमोर्टल किंग का भी ब्लड शामिल है। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसता है। तभी यहाँ इतने सारे डेड बॉडीज के ऊपर एक बंदा खड़ा था और यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि ऑनलाइन, और वो कहने लगता है कि फाइनली चलो तुमने तो मुझे खुश किया, तुम इतने सारे लोगों को मेरे लिए लिया है। ऑनलाइन के हाथ में जो वेपन था ना इसके ऊपर भी एक इमोर्टल किंग मौजूद था और यहाँ पे इसी की बात वो कर रहा था और कहने लगता है कि सच में तुम यंग जनरेशन के अब तक की सबसे ग्रेटेस्ट प्रोडिजी में से एक हो, तुम्हारी जैसी रेपुटेशन है तुमने बिल्कुल वैसा ही परफॉर्मेंस किया। अब यहाँ पे भाई ऑनलाइन के ये लुक देखो गाइस, जैसे वो अपनी आंखें खोल के देखता है ना एक अजीब से चिलनेस होती है अंदर, इमेजिन नहीं कर पा रही कि हुआंग के साथ इसका बैटल कितना एपिक होगा। यहाँ पे तभी ऑनलाइन अपने वेपन को चार्ज करते हुए कहता है कि फिलहाल के लिए ब्लड ऑफरिंग्स रेडी हैं और इस वक्त मुझे बस इस बात का इंतजार है कि कब हम लोग फाइनल स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि इंपीरियल पास को मैं हर हाल में धराशायी होता हुआ देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो फेयरवेल कहता है और यहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे हम बाकी लोगों को देख पाते हैं जो कि अभी भी उसी इमोर्टल टर्टल शेल को एक्टिवेट करने में लगे थे। यहाँ पे दाइस्ट शुआंग्यू जो कि ट्रू इमोर्टल है वो यहाँ पर इसको अच्छे से क्लियर कर देते कि एक बार अगर हमने इसे एक्टिवेट कर दिया ना यहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए मैं आपको और बाकी सबको बार बार बता रहा हूँ कि जरा अच्छे से सोच लीजिए, दोबारा सोच लीजिए। अब यहाँ पे हम विलो टाइटी को देख पाते हैं जहाँ उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। अचानक से वो रोने लगती है और उसका आंसू का बूंद जैसे एक फ्लावर के ऊपर गिरता है ना तो वो ब्लूम कर जाता है, जिसके बाद इस ब्लू लोटस के हर एक पेटल्स एक दूसरे से अलग होकर बिखर जाते हैं। इसी के साथ कहानी शिफ्ट होती है और हमें गो एंसेस्टर समेत बाकी सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर गैदर हुए थे और यहाँ गो एंसेस्टर कहने लगता है कि इमोर्टल डोमेन उन्होंने सिर्फ इसका वादा किया था कि वो लोग 500 साल के अंदर हमारी सर्वाइवल के लिए हमारी मदद के लिए जरूर आएंगे, जिस पर ड्रैगन लॉर्ड कहने लगता है कि क्या बकवास है, 500 सालों तक तो हमारा रियलम बचेगा तक नहीं, तो वो लोग फिर यहाँ पे क्या उखाड़ने आएंगे, क्या वो हमारी डेड बॉडीज को कलेक्ट करने आएंगे? आखिर ये क्या बकवास है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा जो स्मेल्टिंग पॉट है उसने ऑलरेडी हम सभी को पूरी तरीके से मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि ऑलमोस्ट फॉरेन रियलम के अगेंस्ट हमें सबमिट करने पे मजबूर भी कर दिया था। वो तो हम लकी इनफ रहे कि हम बच गए, इस बार हम सर्वाइव कर गए। आखिर वो लोग क्या बकवास कर रहे हैं, जब तक हम उनके साथ हाथ मिलाकर इनके अगेंस्ट सामना नहीं करते तब तक हम कभी भी चैन की सांस नहीं ले सकते। अब यहाँ पे जो इमोर्टल डोमेन से रीइंफोर्समेंट आई थी उनमें से एक लेडी जिसका नाम फेरी योंग वांग है वो आ जाती है जो कि एक ट्रू इमोर्टल है और कहने लगती है कि आपको हम पर यकीन करना होगा और अगर आप हम पे यकीन करते हैं तो तब तक आने वाले टाइम तक आप अपनी जो यंग प्रोडिजीज हैं उन्हें हमारे पास भेज सकते हैं ताकि आप लोगों की लीनेज, आप लोगों का जो फ्यूचर है उसे प्रिजर्व करके रखा जा सके। यहाँ पे सभी लोग देखकर कहने लगते हैं कि आखिर ये कौन है। तभी दूसरा बंदा बताने लगता है कि ये रीइंफोर्समेंट टीम से बिलोंग करती है। अब यहाँ पे ये लोग हैरान थे कि ऐसी सिचुएशन में भी कोई आया था। यहाँ पे एंसेस्टर गो अब बताने लगते हैं कि जब इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट ने हम पे हमला किया था ना तब ऑलमोस्ट हम लोगों को उसने कैप्चर कर ही लिया था, लेकिन जो फेलो दाओइस्ट है इन्होंने फॉर्चुनेटली वहाँ पर आकर हमारी मदद की, जिस पर फेरी योंगवांग बताने लगती है कि एंशिएंट रियलम की मदद करने काफी सालों पहले मेरी मास्टर यहाँ पे आई थी और मरने से पहले उन्होंने हमसे यही कहा था कि अगर एंशिएंट रियलम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है ना तो फॉरेन रियलम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जिसके बाद सिर्फ इमोर्टल डोमेन नहीं बल्कि जो बाकी सारे रियलम्स है वो भी एक के बाद एक कोलैप्स करता जाएगा। और आज मैं सिर्फ यहाँ पर उन्हें अवेंज करने नहीं बल्कि यहाँ इस बैटल के लिए भी आई हूँ आप सबकी मदद करने, क्योंकि हम इस बैटल को हार नहीं सकते। तभी यहाँ सन्नाटा छा जाता है और एक आवाज आती है, हमें सीनियर इमोर्टल की आवाज सुनाई जाती है और वो पोर्टल के जरिए से अंदर आते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम सभी लोग इतना डरे हुए किस बात से हो, तुम्हें नहीं पता कि फॉरेन रियलम को सैक्रिफाइसेस की जरूरत है, जिसका मतलब वो लोग वापस से हमला करने वाले हैं और इससे पहले कि वो हमला करे हमें हमारे रियलम का ये जो डेडलॉक पैटर्न है इसे अनलॉक करना ही होगा। जिसके बाद वो बताने लगते हैं कि रीइंकार्नेशन ही एक दूसरा जरिया है और फिर बताने लगते हैं कि मैं द ग्रेट वॉल ऑफ इमोर्टल बोन्स को एज अ पास के तौर पे यूज करूंगा ताकि जो हेवन अबिस का जो दूसरा हिस्सा है जो एग्जिट है उसे कम्प्लीटली हम सील कर पाए और इसके चलते जो इमोर्टल टर्टल शेल फ्रेगमेंट है वो हमारा फाइनल सेफ गार्ड होगा और जब तक ये सही सलामत है तब तक हमें इनफ टाइम मिल जाएगा कि हम अरे को फॉर्म कर पाए। अब यहाँ पे वो सभी को प्लान बताने लगते हैं। तभी जो गॉडेस लियू है वो भी आगे आती है और बताने लगती है कि मैं फॉरेन रियलम के ऊपर सरप्राइज अटैक करके उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करूंगी और जितना ज्यादा गहराइयों में उन्हें ले जा सकती हूँ उतना ज्यादा ले जाऊंगी ताकि इन्हें वापस आने में और ज्यादा वक्त
वक्त लगे। इस काम में मेरा साथ फेलो दाओइस्ट हुआंग भी देगा और उसकी मदद से जो फॉर्मेशन का बेस है इसे हम जल्द से जल्द बिल्ड करेंगे। अब यहाँ पे वो एक एक करके बाकियों का नाम लेती है, जिनमें ट्रू ड्रैगन लॉर्ड, ट्रू फीनिक्स और एंशिएंट मॉन्क, साथ ही सेकंड अंडर द हेवन, इमॉर्टल गोल्ड, ताओइस्ट, नाइन नीदरवर्ल्ड, आओ, केओटिक, ग्रीन लोटस। वो इन सभी का नाम लेते हुए कहती है कि मैं आप सभी मोटल से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारी मदद करें, क्योंकि आपके स्ट्रेंथ के बिना इस काम को हम पूरा नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि आप हमारा साथ दें और जो 8 प्योरिटीज फॉर्मेशन का जो बेस है उसे बनाने में हमारी मदद करें। अब गाइस, जैसा कि तुम्हें पता है कि 9 हेवन एंड 10 अर्थ रियलम में जब भी बाकी के क्लैंस मिलकर कुछ काम करने वाले होते हैं ना, तब सबसे बड़ा रोड़ा बन के कौन आता है? हाँ जी, वांग क्लैन। और ये आदत इनकी खानदानी है, बहुत पुरानी है, पुश्तैनी है। और यहाँ पे वांग क्लैन का पैट्रियार्क भी एग्जैक्टली यही कहता है। यहाँ पे पैट्रियार्क जो है वो कहने लगता है कि हमने अभी अभी एक इमॉर्टल किंग को खोया है, क्या तुम लोगों का दिल इससे भी नहीं भरा? अभी भी तुम लोग रेजिस्ट कर रहे हो? ये कहता साथ ही वो यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे बाकी सारे लोग जो कि अभी भी इनके बीच यूनिटी दिखाई देती है, जिनमें जिन ग्रैंड और फैंग ग्रैंड, ये दोनों भी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और फिर ये लोग भी यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पे सभी लोग शांत हो चुके थे कि करे तो करे क्या। तब यहाँ विलोडाइटी आगे आती है और कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि इस बैटल में आप सबको हेजिटेशन तो जरूर हो रही है, लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं कि ग्रेट स्कारलेट हेवन ऑलरेडी बुरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। अब वो हमारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने लिए लड़ना होगा, वरना फॉरेन रियलम का ये जो दबाव है, जो आक्रोश है, ये दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तब हम क्या करेंगे? अभी तो हमारे पास ऑप्शन है फाइट करने के अलावा, लेकिन आज सही समय रहते अगर हमने ये फैसला नहीं लिया तो तब शायद हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा। इमॉर्टल डोमेन ने भी अपने सारे सेंटेंस को क्लियर कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि वो हमारे लिए किस हद तक और क्या कर सकते हैं। हम इससे ज्यादा टैक्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आखिर यहाँ से मुंह छिपाकर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रिट्रीट के लिए कोई ऑप्शन बचा भी है? नहीं। अगर एक बार ये रियलम कोलैप्स हो जाता है ना, तो यहाँ से बच के फिर कोई नहीं निकल सकता। इसीलिए आगे बढ़ो, साथ दो, क्योंकि ये आखिरी मौका है। इसके बाद हम शायद ही किसी को जान पाए, शायद ही किसी के लिए कुछ कर पाए। अपने लिए ना सही तो अपनी लेगेसी को अगर बचाना चाहते हो, अपनी लीनेज को प्रिजर्व करना चाहते हो, तो हर हाल में आज तुम्हें हमारा साथ देना होगा। आगे आओ, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो फेलो दाओइस्ट, बताओ क्या तुम इस काम में मेरा साथ दोगे? अब यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रू ड्रैगन लॉर्ड है वो आगे आता है और आते साथ ही यहाँ पे अपनी पावर को अनलीश करता है, जिसके बाद ट्रू फीनिक्स और यहाँ पर एक एक करके बाकी सारे लोग भी अपनी पावर को अनलीश करते हुए इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए अपनी पावर्स का यूज करते हैं। हुआंग ये सारा नजारा देख रहा था और सभी लोग एक सुर में एक आवाज में कहते हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक विलोडाइटी के साथ फाइट करते रहेंगे, अपने लिए, अपने रियलम के लिए और अपने लेगेसी के लिए। अब तभी यहाँ थोड़ी देर बाद जो फाइनल प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, जिसमें विलोडाइटी बताती है कि सब के सब अपने दाव आर्ट को एक साथ मर्ज करो। पर तभी वो हुआंग से कहने लगती है कि जो मेरे अंदर पॉइजन है ना, ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, तो फेलो दाओइस्ट हुआंग, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी मुझे दो। अब यहाँ पे तभी वो अपनी लाइफ फोर्स को पूरी तरीके से इमिट करती है। वो गोल्डन ट्री नजर आती है, जिसके ऊपरी हिस्से को ना देखा जा सकता था कि कैसे करप्ट हो चुका है। यहाँ पे हुआंग देख पा रहा था कि कितनी प्योर लाइफ फोर्स है, लेकिन फिर भी ये जो डार्क बॉम्ब्स है ये इस जगह को लगातार करप्ट करते जा रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये विलोडाइटी का डीपेस्ट ऑब्सेशन है। अब हुआंग जैसे इसकी मदद करने जाता है, तभी यहाँ विलोडाइटी की जो प्रीमोर्टल स्पिरिट का जो फ्रेगमेंट है उसका एक छोटा सा हिस्सा हमें दिखाया जाता है, जहाँ वो बताने लगती है कि हमारा रियलम किसी चमकते हुए सूरज की तरह कभी शाइन किया करता था, लेकिन आज ये बिल्कुल मिट्टी में मिलने के कगार पे पहुंच चुकी है। और मुझे हैरानी होती है कि अगर इस बैटल के बाद भी हम हारे गए और सब मारे जाते हैं, तो आखिर किस टाइप का सिविलाइजेशन सीड यहाँ बचा रहेगा? आखिर हमारे जाने के बाद हमारे पीठ पीछे हम कौन सी लेगेसी को छोड़ के जाएंगे? अब यहाँ पे हुआंग इस दौरान वो जो डार्क वॉर्म्स थे वो उन्हें डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ था, और तभी जो इम्प्रेशिबल गोल्डन बॉडी, जिसे की केओटिक एंशिएंट विलोडाइटी का आर्ट फ्यूजन कहा जाता है, उसका रेजिस्ट डार्क मैटर देखने को मिलता है। और इस दौरान ये सारे के सारे बॉम्ब्स को वो डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगता है कि विलोडाइटी का जो ऑब्सेशन है वो मेरा भी ऑब्सेशन है। जैसे वो अपने रियलम को बचाना चाहती है, मैं भी मेरे रियलम को बचाना चाहता हूँ। अब जैसे इन बॉम्ब्स को वो खत्म कर देता है, विलोडाइटी की जो पावर है ये पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, और तभी इसके पास्ट एंड प्रेजेंट की जो विलोडाइटी आर्ट है इनका रेजोनेंस एक साथ देखने को मिलता है, और इसी के चलते वो अपने दाव लॉस जो कि परफेक्ट फॉर्म में थे उन्हें यूज कर पाती है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विलोडाइटी और हुआंग उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे फीनिक्स गर्ल समेत सभी लोग मौजूद थे, और यहाँ पे ये लोग कह रहे थे कि हमारा रियलम इतनी मुसीबत के कगार पे, हम कैसे यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं, प्लीज हमें भी अपने साथ रहने दो। लेकिन यहाँ विलोडाइटी मना करती है और कहती है कि तुम हमारे पूरे के पूरे इस रियलम की उम्मीद हो, तुम लोग सिविलाइजेशन की सीट को कैरी किए हो, तो तुम्हें तो खुद को सेफ रखना ही होगा ना, इसलिए तुम लोगों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे तभी हुआंग इन लोगों को एक मेथड देता है और कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जाने से पहले इसको लो और इसको जरूर से यूज करना, क्योंकि इसके जरिए से पावर ऑफ दाव लॉस को बोन के अंदर स्टोर करके रखा जा सकता है, इसीलिए मैं इसे बोन इंस्क्रिप्शन मेथड कहता हूँ। अब यहाँ वो देते हुए हुआंग मन में कहने लगता है कि क्या इनसे इनकी जो फेट है, इनकी जो किस्मत है, क्या वो बदल पाएगी? अगर कोई एक भी बचता है तो भी मेरे लिए इनफ होगा। इसी के साथ कहानी शिफ्ट होती है और हमें फॉरेन रियलम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग जो ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट है उसके सोर्स और उनके रियलम के लिए कितनी ज्यादा ये मैटर करती है उसके बारे में बात कर रहे थे। साथ ही वो लोग कह रहे थे कि हमारे रियलम के लिए, हमारे पावर सोर्स के लिए
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे हमारा रियलम स्ट्रॉन्ग बनता है और इवन की इमोर्टैलिटी भी हमें इसी से प्राप्त होती है। यहाँ पे वो ओल्ड मैन जो कि पूरी तैयारी करके बैठा हुआ तो वो कहने लगता है कि 10,000 साल पहले ऑलरेडी प्रोफेसी की गई थी और वो ये कि हेवन को जितना ज्यादा सेक्रीफाइस ब्लड दे सकते हो उतना ज्यादा दो, इतना ज्यादा दो कि उन्हें खून में नहला दो, जिससे हमें एक ऐसा नायाब गिफ्ट मिलेगा जिसके चलते हमें कोई नहीं रोक सकता। और फाइनली आज वो चीज हमें मिल चुकी है। यहाँ पे कुंदी सभी लोगों से कहने लगता है कि सभी लोग कान खोल के सुन लो, अब हम लोग मार्च शुरू कर रहे हैं। इसी के साथ ये सभी लोग रेडी हो चुके थे हमला करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे इमॉर्टल किंग को देख पाते हैं, जहाँ पे जो हेवन एबिस है उसके अंदर होती हुई हलचल को देखकर वो कहने लगते हैं कि ये लोग बहुत ही क्लोज आ चुके हैं। साथ ही उन लोगों ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे इनके हाथ में जो हेक्साग्राम था वो यहाँ पे शो करा रहा था कि जो ये डार्क ब्लड है ना, इसके अंदर एक ड्रैगन ट्रैप्ड है जो कि काफी वक्त से फंसा हुआ है। तो बताइए क्या हमें रिट्रीट करना चाहिए? जिससे वो कहने लगता है कि क्या रिट्रीट, पर किस लिए, हम किस लिए आखिर रिट्रीट करें? ये कहते साथ ही वो अपने उसी छोटे से पप को आगे की ओर थ्रो करते हैं और वो दौड़ते हुए जाता है। साथ ही अपने गोल्डन बेल को एक्टिवेट करते हैं और कहने लगते हैं कि जो भी गोल्डन बेल की आवाज को सुनेगा उसके रास्ते वहीं पे शैटर्ड कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर जितने भी फॉरेन रियल्म के क्रिएचर्स ब्रेक थ्रू करके आने लगते हैं तो यहाँ जो गोल्डन बेल से आवाज निकलती है उसके चलते ये लोग कम्प्लीटली यहाँ पे मारे जाते हैं। और तभी यहाँ पे वो उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर सभी लोगों को कमांड करता है और कहने लगता है कि आगे बढ़ो और इन सभी को डिस्ट्रॉय कर दो। जिसके बाद जो गॉडेस ल्यू समेत सभी लोग बाहर निकलते हैं। अब दोनों आर्टिफैक्ट अपनी अपनी जगह पे एक्टिवेट हो जाते हैं और इस दौरान इन लोगों को टाइम मिल जाता है उस डेप्थ में जाने का जहाँ पे हुआंग समेत विलोडाइटी यानी कि गॉडेस ल्यू ये दोनों काफी गहराई तक पहुंच चुके थे। यहाँ पे फॉर्मेशन की पोजीशन पूरी तरीके से सेट हो चुकी थी और यहाँ पे जो सेकंड एल्डर थे वो कहने लगते कि अपना ख्याल रखना। अब यहाँ पे विलोडाइटी और हुआंग काफी गहराइयों में जैसी पहुंच जाते हैं तो यहाँ के ऑरा को फील करते साथ ही हुआंग बताने लगता है कि ये जगह बिल्कुल पूरी तरीके से अभी तक बर्बाद नहीं हुई है, लेकिन यहाँ की खामोशी बता रही है कि यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है। अब तभी दूसरी तरफ फॉरेन रियल्म की डेप्थ में जो ड्रैगन लॉर्ड है वो भी पहुंच जाता है। तभी आते साथ ही उसके ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन वो उससे जैसे तैसे डॉज कर जाता है। अब सामने वाला बंदा कहने लगता है कि अरे मुझे लगा था कोई और होगा, लेकिन जरा देखो यहाँ पे तो एक कमजोर सा बाप आ चुका है जिसने कि हाल ही में अपने बेटे को खो दिया। हाँ, वही दूसरी तरफ बाहर की ओर ये जो जायंट सा गोल्डन बेल था ना, इसके ऊपर हमला होने लगता है और जो डिविनेशन था उसे भी करना अब लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था क्योंकि कनेक्शन को ही तोड़ दिया गया था, जिसके चलते ये लोग समझ आते हैं कि अब ये लोग अपने आगे की फेट को रीड नहीं कर सकते। यहाँ पे ये लोग इमीडिएटली अपना लास्ट मैसेज जैसे तैसे पहुंचा देते हैं और विलोडाइटी से कहने लगते कि वहां से जल्द रिट्रीट करो, अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन इससे पहले विलोडाइटी या फिर कोई और कुछ समझ पाता, सडनली उनके आसपास का जगह बदल जाता है और ये लोग एक ऐसी जगह पर खुद को पाते हैं जहाँ पर दीकुन ऑलरेडी मौजूद था और वो हंसते हुए कहता है कि सच में किस्मत आज तुम दोनों को यहाँ पर मेरे पास खींच के ले आई है और मैं बहुत ही ज्यादा ऑनर्ड फील कर रहा हूँ। अब ये कहता साथ ही दीकुन अपनी मुंडी को मोड़ता है और यहाँ पे वो हुआंग और जो विलोडाइटी है उन्हें बहुत ही क्रीपी निगाहों से देख रहा था। हुआंग मन में कहने लगता है कि ये डार्क मैटर का यूज कर रहा है ताकि उसके जरिए से टाइम एंड स्पेस के ग्रेट दाव को पूरी तरीके से नष्ट किया जाए, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो कभी भी अपने दम पर इतनी ताकत को तो कभी भी जनरेट नहीं कर सकता, मतलब कि इसके पीछे कुछ और भी है। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन लॉर्ड के पीछे काफी सारे लोग पड़े थे। ट्रू फिनिक्स का भी यही हाल था, जहाँ उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जगह पूरी तरीके से धंसने लगती है, जिसके अंदर वो जा गिरता है, जिसके चलते उसका माइंड भी जैसे करप्ट हो रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके सराउंडिंग में हो क्या रहा है। वही दूसरी तरफ हम एंशिएंट मॉन्क को भी देख पाते हैं जो कि यहाँ पर बाकी सबका सफाया कर रहा था। सेम ऐसे ही जो ग्रीन लोटस है वो भी अपने रास्ते में आने वाले हर एक बंदे को ना अपने स्पेल की मदद से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देता है। अब ये लोग सभी लोग अपना अपना काम बेस्ट कर रहे थे, तभी यहाँ सेकंड अंडर द हेवन का सामना एक बहुत ही जायंट से बीस्ट से हो जाता है। अब यहाँ पे बाहर जो आर्टिफैक्ट फॉर्मेशन लगा हुआ था ना, उसके अंदर से एक ब्लैक कलर का फॉग निकलता हुआ दिखाई देता है, जो देखकर यहाँ ये लोग समझ आते हैं कि कोई हमारी उम्मीद से भी कोई तगड़ा वाला बंदा यहाँ पे आ चुका है जो कि हमारे लेवल से बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी यहाँ दीकुन को हम देख पाते हैं जो कि यहाँ पे विलोडाइटी और हुआंग से कहने लगता है कि हम हमारी जो प्रोफेसी है उसके अंडर में ही सैक्रिफाइस करते हुए परफॉर्म करते हैं, वो प्रोफेसी जो कि हजारों साल पहले हुई थी आज के इस दिन के लिए। और इसी प्रोफेसी के चलते आगे चलकर हेवेंस के अंडर में जितने भी लिविंग बीइंग्स है वो असली सच को जान जाएगी कि आखिर कौन सुपीरियर है। तभी यहाँ पे चारों तरफ से ये जो डार्क मैटर है ये फैलने लगता है, लेकिन तभी हुआंग और विलोडाइटी दोनों यहाँ अपने पावर को फीस करते हुए फॉर्मेशन के बेस को सेट कर देते हैं और इसे ब्रेक करने के लिए रेजोनेंस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट विलोडाइटी आर्ट्स का भी ये यूज कर देते हैं, जिसके चलते ये जो डार्क एंटिटी थी ये लोग इसे बहुत इजीली रेजिस्ट कर पाते हैं और इंस्टेंटली ये काम होता है, जो देखकर इवन की दीकुन भी हैरान था कि कैसे। हुआंग और विलोडाइटी उनके रास्ते में आने वाले इन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे और इनका कॉम्बिनेशन भी देखने में कमाल का लगता है। हुआंग और विलोडाइटी दोनों एक दूसरे को बैकअप दे रहे थे और इस दौरान जो दाव के लॉज है वो वापस से रेजोनेट कर रहे थे और यहाँ पे ये देख के हैरान था कि जो ये हुआंग है ना, इसकी बॉडी पर ये जो डार्कनेस है ये बिल्कुल भी असर नहीं कर पा रही और यहाँ विलोडाइटी भी उसके साथ अपने पावर को फ्यूज करते हुए हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर रही थी। यहाँ पे वो कहने लगता है कि यंग फ्रेंड, यकीन नहीं होता कि तुम्हारी बॉडी इस डार्कनेस को इतनी इजीली आइसोलेट कर पा रही है। अब मैं समझा कि आखिर तुम इतनी गहराई तक क्या करने आए हो। उसके बाद विलोडाइटी और
हुआंग एक दूसरे को इशारा करते हैं, जहाँ पे वो अपनी विलो ट्री को एक्टिवेट करती है, वहीं दूसरी तरफ हुआंग अपने लाइटनिंग पूल को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा तीर नजर आता है, जैसे कि वेलोडाइटी के जायंट से फॉर्म ने अपने हाथों से थाम रखा था और उसका तीर का पॉइंट था दीकुन, और वो कहने लगती है कि अब तुम मरने वाले हो। जिसके बाद वो उस तीर को चला के मारती है और वो तीर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। दीकुन भी यहाँ पे अपने उसी डार्कनेस पावर का यूज करता है, एक बैरियर को बना देता है, दोनों आपस में क्लैश करते हैं और ये इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि यहाँ पर वो जो डायग्राम था वो तक ट्रेम्बल करने लगता है, जिसके चलते वो एस्केप कर रहा था। लेकिन तभी हुआंग आ जाता है और कहता है कि अब मेरी बारी। अब हुआंग कुछ देर के लिए उसे यहाँ पे ट्रैप करते हुए जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ा था ना, पीछे से वेलोडाइटी भी आ रही थी, तभी अचानक से उसके संपर्क में आते साथ ही उसकी और जैसे ही उस डायग्राम पे पड़ती है ना, वो अचानक से ट्रेम्बल करते हुए एक्टिवेट होने लगता है। वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम वही हो, वही एंशिएंट की हो जो कि इस एंशिएंट आर्टिफैक्ट को ओपन करेगा। अभी दीकुन सब कुछ छोड़ के ना हुआंग के ऊपर अपना सप्रेशन फोर्स डालने लगता है और कहने लगता है कि यंग फ्रेंड चलो आओ थोड़ी देर बातचीत करते हैं, क्योंकि तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ जानना है। अब तभी अगले पल हुआंग खुद को वर्ड बैरियर के अंदर पाता है, जहाँ पर वो तेजी से नीचे की ओर गिरता जा रहा था और दीकुन कहने लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर मौजूद है जो कि तुमसे मिलना बहुत पसंद करेगा, तो आओ मेरे उस दोस्त से मिलो। सौरान वेलोडाइटी जैसे ही उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है ना, सडनली दीकुन ये जो बैरियर था ना इसे क्लोज कर देता है और वेलोडाइटी बस उसे देखती रह जाती है। हुआंग यहाँ पे फील कर पा रहा था कि जो ग्रेट दावो स्पेस है उसे कम्प्लीटली रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, तभी तो यहाँ का ये हाल है, तभी तो वो ग्रेट रेलम को अपनी मन मर्जी से स्प्लिट तक कर पा रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इमॉर्टल एंशिएंट एरा में आखिर कब से इतना पावरफुल बीइंग रहने लगा जो कि इस हद तक की ताकत को पोजेस कर पा रहा है। आखिर वो है कौन? इसी के साथ हुआंग फाइनली एक जगह पे लैंड करता है जो कि असल में ब्लड सैक्रिफाइस रिफाइनिंग ग्राउंड है, और जहाँ पर की द ग्रेट डार्क सैक्रिफाइस के लिए प्रिपरेशन की जा रही थी, और ये असल में प्रिपरेशन साइट का ही एक हिस्सा है। यहाँ पे तभी हुआंग आसपास का नजारा देखकर कहने लगता है कि आखिर ये क्या है, और जब से मैं इस एंशिएंट इमॉर्टल रियलम में आया हूँ ना, यहाँ के जो फॉरेन रियलम के लोग हैं ये कम्प्लीटली डिफरेंट एक्ट कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे जैसा कि मैं जानता हूँ। जिस फॉरेन रियलम को मैं जानता था ये लोग बिल्कुल भी वैसे नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये लोग इस हद तक बदल गए? लेकिन तभी यहाँ पे हुआंग को कुछ फील होता है और वो कहने लगता है कि अच्छा तो लगता है कि सिर्फ मैं ही वो इकलौता इंसान नहीं हूँ जो कि फ्लो ऑफ टाइम के अगेंस्ट चल के यहाँ आया है, बल्कि और भी है जो कि यहाँ पर सेम मकसद से ही इसी और इतनी दूर ट्रैवल करके आया है। जी तुम लोगों ने सही गेस किया। वहीं दूसरी तरफ हम दीकुन को देखते हैं जो कि वेलोडाइटी से कहने लगता है कि लड़की चुपचाप ये सब कुछ करना छोड़ दो, तुम्हारा रेजिस्टेंट यहाँ काम नहीं आने वाला, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। लेकिन वेलोडाइटी हार मानने वालों में से कहाँ थी, वो यहाँ पर काफी सारे अटैक उसके ऊपर करती है, लेकिन उसके अटैक को ही वो ब्लॉक्स बना के उसके ऊपर थ्रो कर देता है। और वेलोडाइटी भी समझ आती है कि वो यहाँ के जो स्पेस ऑफ लॉज है इन तक को भी ओवरटर्न कर सकता है, मतलब कि अपनी मर्जी से वो उन्हें यूज कर पा रहा है। अब तभी यहाँ पे जो दीकुन है वो उससे कहने लगता है कि लड़ना छोड़ के क्यों ना तुम इस ओल्ड मैन के साथ एक चेस का गेम खेलो, मजा आएगा। अब तभी यहाँ पे वेलोडाइटी भी अपनी जायंट फॉर्म को एक्टिवेट करती है और इस दौरान अपने प्यादों को क्रिएट करते हुए दीकुन बताने लगता है कि इस रियलम के अपने ही कुछ अलग लॉज हैं जिन्हें कि तुम कभी नहीं समझ सकती, तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहीं पर रहो और तब तक मेरे साथ एक छोटा सा गेम खेलो। अब तभी हमें हुआंग के आसपास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एंशिएंट रियलम के जो करप्टेड बीइंग्स थे उनके ब्लड सैक्रिफाइस के जरिए से यहाँ पर इन क्रिएचर्स को बनाया गया था जिन्हें की डार्क ब्लड क्रिएचर्स कहा जाता है। अब तभी यहाँ पे ये सारी चीजें आपस में गैदर होने लगती है और एक टेरिफाइंग सी ऑरा हुआंग को फील होती है और वो कहने लगता है कि शायद ये U2 है। नहीं, अचानक से इसकी ऑरा और ज्यादा बढ़ती है, लेकिन सडनली यहाँ पे ये ऑरा और ये जो क्रिएचर का साइज था ना ये और ज्यादा एक्सपेंड होता है और यहाँ हुआंग कहने लगता है कि नहीं ये ऑरा उससे भी बियॉन्ड है। तभी एक आवाज हुआंग से कहने लगती है कि भले ही तुम्हें इसकी ऑरा सेम लगे लेकिन ये वो पर्सन नहीं है जैसे कि तुमने फ्यूचर में देखा था, ये डिफरेंट है। लेकिन रही बात तुम्हारे दोस्तों की, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग सेम परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए तो मुझे फिक्र हो रही है, पता नहीं तुम जब उन्हें देखोगे तो तुम्हें कैसा फील होगा। इसी के चलते हम यहाँ पे देख पाते हैं, इसी के चलते यहाँ पे हमें ड्रैगन लॉर्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे इसकी हालत खस्ता हो चुकी थी, उस पर अटैक्स किए जा रहे थे और वो बंदा कहने लगता है कि मैं तुझे तेरे बेटे के पास पहुंचा के रहूंगा, पर ड्रैगन लॉर्ड उसके बैरियर समेत उसे अपने मुंह में भर लेता है और कहने लगता है कि मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा और फिर देखता हूँ कि तू अपने मुंह से कितनी बकवास कर पाता है। अब दीकुन जो है वो सारे के सारे लोगों की हरकत पे नजर रखे हुए थे उसी चेस्ट बोर्ड के जरिए से, और वेलोडाइटी को बताने लगता है कि यहाँ पे जो ड्रैगन लॉर्ड है ना उसकी हालत खराब थी, लेकिन बाकियों की अगर मैं बात करूँ तो वो लोग तो बस एक मामूली से यूजलेस पीस है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, वो तो कुछ सेकंड भी टिक नहीं सकते। तो विलो डीमन अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम अकेले ये जो 1000 माइल्स तक का जो डेथ ट्रैप है इसे अकेले पूरा कर सकती हो? यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि जो ड्रैगन लॉर्ड था उसको चारों ओर से कवर कर दिया जाता है, वो समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, वो अपने ह्यूमनाइट फॉर्म में आ चुका था। तभी दीकुन कहने लगता है कि जो ग्रेट सैक्रिफाइस है अब हम थोड़ी देर के लिए भी इसे टाल नहीं सकते, चुपचाप यहाँ स्पॉट के अंदर आ जाओ जिसके बाद तुम मारी जाओगे लेकिन तुम्हें दर्द नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हुआ यहाँ पे उस मिस्टीरियस फिगर से बात करता है और कहने लगता है कि बताओ आखिर तुम हो कौन, क्या ये ऑरा उसी की है जो कि असल में उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट का ओनर है, वो बीइंग जिसने कि इस ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट को बनाया, बताओ मुझे आखिर तुम हो कौन। जिस पे वो आवाज कहने लगती है कि नहीं, मेरे मास्टर की एग्जिस्टेंस
इंटेलिजेंस तो इस इंसान से भी काफी ज्यादा पुरानी है। चिंता मत करो, उस इंसान के बारे में भी तुम्हें पता चल जाएगा जब हम तुम्हारे जरिए से उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे वो हुआंग को पूरी तरीके से जकड़ लेता है, लेकिन हुआंग भी किसी से कम नहीं था। वो उन सभी को काटते हुए बाहर आ जाता है और कहने लगता है कि तुम मुझे यूज करना चाहते हो, हाँ, उस चीज को ओपन करने के लिए कभी भी नहीं। लेकिन तभी एक जायंट सा पर्पल हैंड उसकी तरफ बढ़ता है और हुआंग अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक बैरियर बनाता है और पूछने लगता है कि आखिर तुम हो कौन। इस दौरान उसके ऊपर ट्रेमेंडस अमाउंट में सप्रेशन फोर्स पड़ रहा था। तभी वो आवाज हुआंग से कहने लगती है कि हुआंग मेरी बात सुनो, अगर मुझे समय के बिल्कुल आखिरी पहलू में भी जाना पड़े, कितने भी टाइम एंड स्पेस, कितने भी डायमेंशन को क्रॉस क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं इतिहास के हर एक पन्ने से तुम्हारी एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से मिटा के रख दूंगा, तुम्हारे कॉन्शियसनेस का कोई भी ट्रेस नहीं रखूंगा। ये कहता साथ ही वो उसके बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ हुआंग जो कि फैक्ट के चलते नीचे की ओर गिरता जा रहा था, तभी वो बंदा कहने लगता है कि हाँ, द ग्रेटर अनाहिलेशन यही तुम्हारा अंतिम डेस्टिनेशन है। यहाँ पे दीकुन जो है वेलोराइटी को एज अ सैक्रिफाइस के तौर पर रिफाइन करने के लिए उसके साथ फाइट कर रहा था। टेंटिकल्स के जरिए से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वेलोराइटी थक हार के जब गिर जाती है तो वो कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझे बस सैक्रिफाइस के लिए यूज करने का नाटक कर रहे हो। असल में तो तुम्हारा मकसद ये है कि तुम मेरे जरिए से ब्रेक थ्रू करो, है ना, ताकि एम्परर रियलम में जितना जल्दी हो सके पहुंच सको। लेकिन तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे रियलम का जो दाव है ये कंप्लीट हो चुका है। इसी के चलते तो आज तक कोई भी किंग रियलम के आगे नहीं पहुंच पाया। शायद तुम मुझे ना बताओ, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब किसी ने जानबूझ के तुम्हारे एम्परर रियलम के पैर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया हो। जिसमें वो कहने लगता है कि क्या बात है, तुम तो बड़ी चालाक हो, पर एक बात बताओ, ये जान के तुमने क्या उखाड़ दिया। जिसपे वो कहने लगती है कि तुम लोग ग्रेट सैक्रिफाइस के नाम पर बस जो लिविंग बीइंग्स है हमारे रियलम के, उनके ब्लड और उनकी जो वाइटलिटी है उनको हार्वेस्ट कर रहे हो, बल्कि सीक्रेटली तुम तो इसके एसेंस को स्वॉलो कर रहे हो। तुम अपने ही लोगों को आगे बढ़ने पे मजबूर कर रहे हो द ग्रेट सैक्रिफाइस के नाम पर, ताकि उनके कल्टीवेशन लेवल पे वो ब्रेक थ्रू कर पाए। हाँ, तुम यहाँ पे अपने मास्टर के नाम पर उनके पीठ पीछे हरकत कर रहे हो। तो अब मुझे तुम ये बात बताओ, कर्मा पे तो तुम बिलीव करते हो ना, तो ये जो कार्मिक कॉज तुमने क्रिएट किया है, क्या इसके कार्मिक इफेक्ट के लिए तुम तैयार हो? क्या तुम इसे झेल सकते हो? जिसपे दीकुन कहने लगता है कि मैं बस मेरे लोगों के लिए एक नया रास्ता ओपन कर रहा हूँ, एक ऐसा रास्ता जिसकी डेस्टिनेशन पुराने वाले रास्ते जैसी ही है। जिसपे वो कहने लगते हैं कि क्या बकवास है, मेरा पैथ प्रोटेक्शन का पैथ है और तुम्हारा पैथ स्लॉटर का है। हम दोनों के ही रास्ते बहुत ज्यादा अलग हैं, हम कभी एक नहीं हो सकते। जिसपे जो दीकुन है वो उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि एक बार तुम मेरे स्पॉट के अंदर तो आ जाओ, फिर तब ना यहाँ पे कोई मैं रहेगा और ना ही तुम। यहाँ पे तभी बाहर हम देख पाते कि दोनों के दोनों जो इमोर्टल किंग्स थे वो लोग यहाँ मौजूद थे और कहने लगते हैं कि अभी तक वेलोराइटी की तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला कहीं उसके साथ। तभी दूसरा बंदा कहता है कि हमने इतने सारे डिविनेशन का यूज किया, लेकिन हर डिविनेशन के एंड में हमने यही देखा कि हमारा जो पूरा का पूरा रियलम है वो ग्रेट डिस्ट्रक्शन का सामना करता है। लेकिन वो जो सिंगल स्पार्क ऑफ लाइट थी वो शायद से ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट ना हो, लेकिन जो कर्मा उसके सराउंडिंग में है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जिस कर्मा ने उसे चारों ओर से घेर रखा है वो सब कुछ बदल सकता है। वो कर्मा बाउंडिंग जो कि बाकी सबसे डिफरेंट बनाती है। और आज तक जितने भी डिविनेशन हमने किया ना, जिनका रिजल्ट हमने देखा, ये सबसे ज्यादा डिफरेंट है। जिस पे दूसरा बंदा कहता है कि अगर हम वाकई में सारे रास्ते के बिल्कुल अंत में पहुंच जाए तब भी हमें कुछ ना मिले तो। लेकिन जो फर्स्ट एंसेस्टर है वो इस पे बिलीव नहीं करता। वो अपने आर्टिफैक्ट को कंट्रोल करते हुए कहता है कि हमें उस पर भरोसा रखना होगा, वेलोराइटी और बाकी सारे मिलकर सब कुछ बदल सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे वो जो मिस्टीरियस बीस्ट था वो यहाँ पे जैसे इस ब्लड ऑफ ड्रॉप को देखता है तो वो कहने लगता है कि यही है वो चाबी, यही है। लेकिन तभी हुआंग की आवाज आती है, वो कहने लगता है कि तुमने इतने सारे लोगों की जान ली जस्ट टू फॉर्म अ वेसल, जो ऐसा वेसल होगा कि जिसे बस तुम पल भर के लिए यूज कर पाओ। क्या बकवास है, तुम्हारी ट्रू बॉडी भले इनक्रेडिबल हो, लेकिन तुम भूलो मत कि तुम यहाँ पर फोर्सफुली आए हो। मीन्स कि तुमने वो चीज किया है जिसके चलते द ग्रेट दाव तुम्हें फोर्सफुली तुम्हारी पावर्स को सप्रेस जरूर करेगा। यहाँ पे जैसे वो उस ब्लड ड्रॉप को टच करने वाला था, सडनली हुआंग की बॉडी यहाँ पे फॉर्म होने लगती है, उसके हर एक चीज बनने लगती है और वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। और इस तरह टाइम बाद हुआंग अपने इम्प्रेशेबल बॉडी को एक्टिवेट कर देता है और जो कि पहले से ज्यादा एडवांस हो चुकी है। जिसके बाद हुआंग अपनी आंखें खोलता है और कहने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन यहाँ इस जगह पर तुम्हारी पावर्स भी लिमिटेड है। इतनी लिमिटेड पावर के जरिए से तुम मुझे कभी भी रिफाइन नहीं कर सकते। अब हुआंग के वापस आते साथ ही ना फॉर्मेशन का कोर वापस से रिवाइव हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड जो कि ऑलमोस्ट मौत के मुंह में पहुंच चुका था, सडनली उसकी आईज ओपन होती है और यहाँ वो शेंगे पर हमला करते हुए वो कहने लगता है कि अब तू मरेगा। यहाँ पे उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो उस ड्रैगन के ऊपर हमला करता है, लेकिन गाइस उसे वो निपटाते साथ ही ड्रैगन लॉर्ड फर्स्ट फॉर्मेशन के बेस को कंप्लीट कर लेता है और ड्रैगन लॉर्ड सीधा जाकर उस बंदे के बैरियर से भिड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वेलोराइटी जो कि अभी भी फाइट कर रही थी, दीकुन उसे बताने लगता है कि तुमने देखा ना, इवन की फॉर्मेशन के फर्स्ट बेस को भी कंप्लीट करने के बाद भी कुछ भी नहीं बदलने वाला। यहाँ तक कि अगर तुम लोग फॉर्मेशन के बेस को पूरी तरीके से कंप्लीट भी कर लो, लेकिन फिर भी मेरे मास्टर के चंगुल से तुम लोग कभी भी नहीं बच सकते। यहाँ पे वेलोराइटी को ये लोग पूरी तरीके से उस डार्कनेस के अंदर कैद कर चुके थे। वो यहाँ पर बार बार अटैक करके खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन उतनी ही ज्यादा जो डेंसिटी है वो बढ़ती चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हुआंग अपनी जायंट से मैनिफेस्टेशन के साथ अपने स्वॉर्ड को
यहाँ बाहर निकालता है और उसे ड्रैग करते साथ ही कहने लगता है कि यहाँ पर जो बंदा अपनी आंखों से भी सच्चाई को अगर देख नहीं पा रहा है तो वो हो तुम। इसी के साथ शी हाओ अपनी बनाई गई हुआंग स्वॉर्डलेस आर्ट का यूज कर देता है और ये उसके अब तक की कमाल की आर्ट में से एक बहुत ही बेहतरीन आर्ट है। इसी के साथ वो स्ट्राइक करते हुए यहाँ पे सेवर कैलेमिटी ब्रेक ऑल बॉन्ड्स नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिसके बाद हुआंग घुमा के अपने स्वॉर्ड से एक सिंगल स्ट्राइक करता है जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था, इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि जो हाथ उसे लपकने के लिए बढ़ रहा था ना हुआंग की ओर, तो यहाँ उसका स्लैश अटैक भी बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट साइज को अचीव करते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। और यहाँ रास्ते में जितने भी अलग अलग जो इमोर्टल किंग्स जो कि फाइट कर रहे थे वो लोग भी यहाँ अपने अपने लेयर्स के जो फॉर्मेशन बेस थे उनको कंप्लीट कर रहे थे। अब इस दौरान जो लोग भी अपना काम निपटा चुका था वो यहाँ पर उस जगह को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ पास में से हुआंग का वो स्लैश अटैक गुजरता है जो कि दिखने में बहुत ही कमाल का लग रहा था। सभी लोग अपने अपने काम को अंजाम देते थे और फाइनल स्ट्राइक यहाँ हुआंग ने कर दी थी, जिसके बाद वो जो पोर्टल बना था सीधा वो स्लैश अटैक उससे लगता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इवन यहाँ पे देख उनका जो फैंटम था वो भी कम्प्लीटली शैटर्ड हो जाता है। इसी के साथ वो जाइंट सा क्रिएचर समेत सब कुछ निपट चुका था और यहाँ पे जो डायग्राम था वो भी अब पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका था। हुआंग जाता है और जाते साथ इसे लपकते हुए विलोडाइटी से कहने लगता है कि हमारा काम हो गया, जिसके बाद विलोडाइटी भी अब यहाँ अपने जो लास्ट फॉर्मेशन था ना उसके कोर को भी सेट कर देती है। इसी के साथ यहाँ पे 8 प्योरिटीज फॉर्मेशन जैसे कि द 6 ग्रेट सीक्रेट रियलम के हेवन एंड अर्थ की फॉर्मेशन आई भी कहा जाता है, इसे वो फाइनली एक्टिवेट कर लेते हैं। इतनी मेहनत के बाद एट द एंड ये लोग कामयाब हो जाते हैं और बस एक लास्ट चीज बची थी। हुआंग लेता है उस डायग्राम को और सीधा सेंटर में जाके बैठ जाता है। यहाँ पे आसपास का स्पेस बुरी तरीके से शैटर्ड कर रहा था, दोनों ताकतें जैसे आपस में मिल रही थी। हुआंग सबके चेहरे याद रखता है, वो अपने पूरे काम में लग चुका था और यहाँ पे वो वॉइस कहने लगता है कि तुम लोग मरोगे। जो लोग भी बेवकूफी के साथ यहाँ पे रेजिस्ट कर रहे हैं वो लोग कभी नहीं समझ सकते कि जिस ग्रेट पैथ को मैंने इन्वेंट किया है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? यहाँ पे कुंदी का जो ट्रू बॉडी फॉर्म है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो आते साथ ही कहने लगता है कि तुम लोग मेरे रास्ते में कभी नहीं आ सकते। लेकिन तभी शी हाओ अपनी सुप्रीम बीइंग बोर्न ओरिजिन प्रीशियस टेक्निक के जो थर्ड सुप्रीम आर्ट है इसके कंप्लीट वर्जन को अनलीश करता है और यहाँ अपनी आईज ओपन करते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, जिसके बाद हैंड साइन बनाते हुए वो इस 8 प्योरिटीज फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है। बस फिर क्या, यहाँ पे जैसे ही हुआंग इस चीज को एक्टिवेट करता है ना, ये जो फॉर्मेशन था 8 प्योरिटीज फॉर्मेशन वो एक एक करके हर एक कोने में छा जाती है, उसकी ऑरा रिलीज होती है। फुल एक्टिवेट होते साथ ही इसका जो डोमिनेटिंग जो सप्रेशन फोर्स था ना वो यहाँ चारों ओर एक्सपेंड कर जाता है, जिसके चलते जो कुंदी की ट्रू बॉडी थी वो भी यहाँ पे जैसे बर्न हो रही थी और यहाँ पे जो भी डार्कनेस पावर थी उसे वो कम्प्लीटली सप्रेस कर देते हैं। जिस दौरान वो बर्न हो रहा था उस दौरान हुआंग यहाँ पे इस ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट के रिफाइनमेंट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेता है और जैसे ये कंप्लीट होता है तो भाई क्या लेवल की ऑरा रिलीज होती है। इसी के साथ हुआंग उस डायग्राम को अपने हाथ में लेता है और कहने लगता है कि विलोडाइटी ये जो ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट है इसे आप अपने साथ एंशिएंट रियलम में अभी के अभी वापस ले जाओ और तुरंत ही जाके हेवन एबिस को रिपेयर करो। जिस पे विलोडाइटी भी ऐसा ही करती है और बाकी सारे फेलर दाउस्ट को भी कहती है कि हमारा काम हो चुका है, अब हम सभी लोग एक साथ डिफेंस के लिए वापस जा रहे हैं। इस दौरान यहाँ बाहर भाई अलग ही तांडव मच रहा था क्योंकि हेवन एबिस के अंदर से फॉरेन रियलम के जो क्रिएचर्स थे वो एक साथ टूट पड़ते और यहाँ पे बस 2 ही सीनियर्स थे जो कि सब कुछ प्रोटेक्ट कर रहे थे और गोल्डन बेल ज्यादा देर तक इन्हें रोक नहीं सकता था। लेकिन हुआंग जैसे कि लग रहा था कि सब लोग उसे छोड़ के यहाँ से जाने वाले हैं और अब बस उसे अपना काम अंजाम देना है, लेकिन तभी यहाँ पे विलोडाइटी समेत सारे के सारे इमोर्टल किंग्स एक साथ मिलकर हुआंग को भी यहाँ से ले जाते हैं और अगले ही पल यहाँ बाहर एक काफी मैसिव सा क्रैक बनता है स्पेस में, जिसके अंदर से एक एक करके काफी सारे रे ऑफ लाइट नीचे समन होती है। और भाई क्या ये सीन था जहाँ बेचारा गू एंड सिस्टर जैसे लग रहा था कि शायद हम मरने वाले हैं, सडनली यहाँ वो चिल्लाता है और तभी यहाँ पे विलोडाइटी समेत सारे के सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये सीन जहाँ पे हुआंग हाथ बांधे खड़ा था और विलोडाइटी उसके आगे खड़ी थी जिसके हाथ में वो डायग्राम था। यहाँ पे जो लोग भी अब तक हेवन एबिस के आसपास फाइट कर रहे थे वो जैसे ही देखते कि इमोर्टल किंग्स बाहर आ चुके हैं सबके चेहरे पे ना एक खुशी आ जाती है और सभी लोग जोश के साथ कहते हैं कि हमारे किंग्स आ गए। साथियों विलोडाइटी वापस आ चुकी है और यहाँ हम देख पाते हैं कि सेकंड अंडर द हेवन वो बस ऐसे एक सिंगल गेज को यूज करता है और भाई जितने कीड़े मकोड़े थे ना आसपास के 1000 मीटर के दायरे में सारे के सारे वहीं जल के राख हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक एक करके सारे लोग भी टूट पड़ते हैं, लेकिन जो यहाँ फॉरेन रियलम का एक किंग था वो कहने लगता है कि हमें हमारे आर्टिफैक्ट को वापस लेना ही होगा, जाओ और जाके उनके ऊपर हमला करो, जल्द से जल्द उसे वापस लो, हमें इन्हें हेवन एबिस को रिपेयर करने से रोकना होगा, ये हमारा आखिरी मौका है। अब यहाँ पे सबको ऑर्डर मिल चुका था तो सबके सब टूट पड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि बेचारे कुछ कर पाते तभी विलोडाइटी यहाँ पे उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट का यूज करती है, जिसके चलते जो हेवन एबिस के अंदर जो दाओ लॉस थे ना वो वापस से रिवाइव हो जाता है और यहाँ अंदर इतनी टेरिफाइंग सी एनर्जी अनलीश होती है ना दाओ लॉस की, जिसके चलते जो भी इसके संपर्क में आता है, इसके कांटेक्ट में आता है, वो वहीं पर डस्ट बन के रह जाता है, उसकी बॉडी नथिंगनेस में बदल जाती है। फाइनली इतने टाइम बाद द हेवन एबिस अवेकन हो चुकी थी और पहले से ज्यादा और काफी अच्छे फॉर्म में थी और यहाँ पर अंदर ही अंदर वो धीरे धीरे खुद को रिपेयर कर रही थी, जिसके चलते फॉरेन रियलम का कोई भी यहाँ आ नहीं सकता। लेकिन ऐसा इन्हें लग रहा था क्योंकि अगले ही
पल एक काफी डोमिनेटिंग सी फोर्स बाहर फील होती है और सडनली यहाँ का जो बैरियर था उसे क्रश करते हुए एक काफी इम्पैक्टफुल फोर्स इन्हें हिट होती है, जिससे ये काफी दूर जा गिरते हैं। और अगले ही पल इन्हें रियलाइज हो चुका है कि ये लोग बहुत देर कर चुके हैं। जो हेवन एविस का जो दाव लॉज है वो बस थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट हुआ था, क्योंकि उसके अंदर की जो दाव लॉज थी वो बिल्कुल भी बची ही नहीं थी और अब बस ये कोलैप्स करने वाली है। तभी यहाँ पे अंदर से आवाज आती है और वो बंदे कहने लगते हैं कि लगता है कि अब किस्मत ही हमारे साथ है, हमारे रियलम के साथ है। तुम्हारा ये सो कॉल्ड हेवन एविस पूरी तरीके से रूंड हो चुका है, खराब हो चुका है। इवन कि तुम्हारा ये सो कॉल्ड एंशिएंट आर्टिफैक्ट भी इसे रिपेयर नहीं कर सकता। अब तभी भाई पूरा झुंड का झुंड यहाँ फॉरेन रियलम के जितने लोग थे ना, सारे के सारे बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह उस पोर्टल से बाहर की ओर आने लगते हैं और यहाँ सभी लोग बस उनका मुंह देख रहे थे। तभी वो बंदा कहने लगता है कि अब तुम्हारे पास तो बस मुट्ठी भर लोग बचे हैं, तुम इनके जरिए से अपने रियलम को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? यहाँ एक बार हेवन एविस पूरी तरीके से शैटर्ड कर जाए फिर तो हम पूरी फौज के साथ घुसपैठ कर देंगे। अब यहाँ सारे के सारे इमॉर्टल किंग्स फाइट बैक करने के लिए शुरू हो चुके थे, लेकिन वो जानते थे कि हम बहुत देर कर चुके हैं। यहाँ पे जो ग्रीन लोटस किंग है वो भी अपनी पावर का यूज करता है काफी सारे लोगों को मिटाने में, लेकिन यहाँ वो भी जानता है कि कुछ नहीं हो सकता। प्लीज जब मर रही है तो भाई मार के मरेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे जो डीमन किंग है वो कहने लगता है कि चुपचाप वो आर्टिफैक्ट और अपने आप को हमारे हवाले सौंप दो, शायद हम तुम्हें आसान मौत दे, या फिर ये भी हो सकता है कि हम तुम्हारे रियलम की जान भी बख्श दे, अदरवाइज यहाँ पर बस लाशों का अंबार दिखेगा। अब यहाँ पे उसकी ये आवाज ना सबकी रूह कपा रही थी। सब लोग बस एक टक वहाँ फ्रीज होकर ऊपर की ओर मौत का तमाशा देख रहे थे, जिसके बाद सारे के सारे जो फॉरेन रियलम के क्रिएचर्स थे वो यहाँ सबके ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन बीच में आ जाती है वेलोराइटी, जो कि अपने पावर का यूज करती है, यानी कि अपनी बॉडी का यूज करते हुए फॉर्मेशन का फाउंडेशन क्रिएट करती है। और तभी यहाँ उसके ऊपर हमला होता है, लेकिन हुआंग आते साथ ही उस अटैक को नलिफाई कर देता है। तभी वेलोराइटी बताने लगती है कि मैं अपनी बॉडी को फाउंडेशन के तौर पे यूज करूंगी, ताकि हर रियलम के दाव लॉस को मैं लिंक करके हेवन एबिस को रिपेयर कर पाऊं। अपना सारा फोकस और अपनी सारी स्ट्रेंथ इस काम में लगा रही हूँ। और रही बात मुझे गार्ड करने की, तो फेलो दाविस्ट हुआंग, मैं ये काम तुम पे छोड़ती हूँ। दूसरी तरफ हुआंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और इस दौरान वो फॉरेन रियलम के कई सारे कल्टीवेटर्स के लॉसेस थी ना, इनका बिल्कुल अंबार लग चुका था, उसके ऊपर ये खड़ा था। मतलब कितने लोगों को सेकंड्स में उसने निपटाए हैं। जिसके बाद हुआंग का एब्सोल्यूट स्लॉटर शुरू होता है और भाई वो यहाँ पे उठा के लिटा के मार रहा था और बिल्कुल घास फूस की तरह काटते हुए आगे बढ़ रहा था। और यहाँ दिखा देता है कि वन मैन आर्मी किससे कहते हैं। वही दूसरी तरफ वेलोराइटी जो कि अपना सब कुछ इस काम में झोंक चुकी थी, तभी यहाँ हेवन एबिस के अंदर से आवाज आती है कि एक अकेला पेड़ जंगल खड़ा नहीं कर सकता, वो ज्यादा देर तक यहाँ पे टिक नहीं सकती, जाओ और जाके इसे मार दो। यहाँ पे डीमन किंग का ऑर्डर पाते साथ ही सभी लोग टूट पड़ते हैं, लेकिन भाई हुआंग इतनी बुरी तरीके से मारता है, एब्सोल्यूट एनाहिलेशन का यूज करते हुए वो बहुत ब्रूटली मारता है। किसी की नेक उड़ा देता है, किसी के टांगे काटते हुए बीच से तो टुकड़े कर देता है। किसी ट्रस्ट में अगर ये सीन गाइस, ये मूवी अगर थिएटर में होती है ना और परफेक्ट वर्ल्ड के फैंस होते तो भाई उन्हें देख के बहुत मजा आता। अब तभी फॉरेन रियलम की आर्मी का एक दूसरा वेव भी इनकी ओर बढ़ चलता है, लेकिन तभी यहाँ जैसे वो लोग हमला करते हैं बैरियर एक्टिवेट हो जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि जो दाविड स्वान क्यू है, जो कि ट्रू इमॉर्टल है, वो आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि देरी के लिए माफी चाहता हूँ और टर्टल शेल एक्टिवेट हो चुका है, तो जाहिर है अब मैं पीछे नहीं हट सकता। यहाँ पे दाविड स्वान के आते साथ ही माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है। जो बंदा इतने दिनों तक बैटल से दूर था, अब फाइनली वो खुद बैटल की तरफ चार्ज करता है। वो आते साथ ही एक कमांड करते हैं और कहने लगते हैं कि ये बैटल तब तक नहीं रुकेगी जब तक दोनों में से कोई एक साइड कंप्लीटली अनाहिलेट ना हो जाए। मैडमैन, आज तुम और तुम्हारी पूरी सेना देखेगी कि कैसे फॉरेन रियलम के आके हम घुटने नहीं टेकेंगे। अब ये लोग डेथ मैच के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। जो देखते साथ ही मैडमैन भाई बिल्कुल मैड हो चुका था। वो कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि तुम लोग इतने स्टबर्न हो, और तभी वो उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन शुआन गुई जो कि सब में आगे खड़े थे, वो यहाँ सभी को लीड करते हुए कहते हैं कि आज या तो हम मरेंगे या मार के रहेंगे। लेकिन तभी सीनियर एल्डर इमीडिएटली जो टर्टल शेल के पीसेस थे उन्हें एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है कि एग्जैक्टली हम हार नहीं मानने वाले। इसी के साथ यहाँ पे इमॉर्टल टर्टल शेल फ्रेगमेंट बैटलफील्ड पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पे हर एक फ्रेगमेंट के ऊपर एक एक बंदा समन हो जाता है और यहाँ उसके साथ उसका ओपोनेंट भी वहाँ पे बिल्कुल श्रिंक होकर पहुंच जाता है। ये एक छोटा सा टर्टल शेल किसी बड़े से मैदान की तरह बदल जाता है। यहाँ पे सभी लोग अपने अपने ओपोनेंट से फाइट कर रहे थे और वो लोग यही कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये मामूली सा खिलौना तुम्हें हमसे बचा लेगा? तुम लोग तो एक नंबर के ट्रैश हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पे उसी डीमन ट्री वाले बंदे को भी हम देख पाते हैं जिसकी ट्रू बॉडी यहाँ पे डिसेंड हो गई थी, जिसके यहाँ पे हुआंग और जो ड्रैगन लॉर्ड है मिलकर बैंड बजा दी थी। इसका सामना यहाँ पे सीनियर एल्डर से हो जाता है और वो एंशिएंट लैंग्वेज में कहता है कि अब जबकि मेरी ट्रू बॉडी समन हो चुकी है, मैं तुम लोगों को मसल के रख दूंगा। लेकिन यहाँ सीनियर एल्डर भी अपने उस जायंट से बेल को समन करते साथ ही कि मैंने ही तुम्हारे अवतार को यहाँ पे अट्रैक्ट करके बुलाया है और आज मैं हर एक अवतार को जो कि इस एरा में दहशत मचाता हुआ आ रहा है उसको कम्प्लीटली अनाहिलेट कर दूंगा। वही फॉरेन रियलम के जो इमॉर्टल किंग्स होते हैं ना, 1-on-1 की बैटल में ये सब के सब इन्हें मसल के रख देते हैं, जिसके चलते फॉरेन रियलम के होश उड़ चुके थे। अब यहाँ पे जो गोल्डन बेल है वो तेजी से बजने लगता है और यहाँ सीनियर एल्डर बताने लगते हैं कि इस बेल की आवाज यहाँ से कोसों दूर 10 डायरेक्शंस की ओर बढ़ता रहेगा और फॉरेन रियलम का जो भी बंदा इसके कांटेक्ट में आएगा उसकी बॉडी वहीं पे शैटर्ड कर जाएगी। और एग्जैक्टली ऐसा होता ही है, जहाँ पे जैसे जैसे फॉरेन रियलम के लोग इस साउंड वेव से
टकराते हैं उनकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। तभी सीनियर एल्डर हुआंग और जो विलो डाइटी उनसे कहने लगते हैं कि तुम दोनों अपना काम करो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। जिसपे हुआंग हवा में जंप करते हुए अपनी एब्सोल्यूट स्लॉटर इंटेंट को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद भाई वो टोर्नेडो बनकर ना सबको ऐसे काटता हुआ चला जाता है। दूसरी तरफ इमोर्टल वर्सेस इमोर्टल की ये बैटल भी अलग ही लेवल पे चल रही थी, जहाँ फॉरेन रिलम के इमोर्टल्स रिलम के सारे लोग क्या धुलाई लगा रहे थे, क्या बैंड बजा रहे थे। विलो डाइटी की हालत खराब हो चुकी थी और गु एंसेस्टर इस चीज को नोटिस कर लेता है। वो मन में कहता है कि मुझे डर है कि शायद वो अपने इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगी। लेकिन यहाँ हेवन एबिस के अंदर तो अलग ही सीन चल रहा था, जहाँ एक मिस्टीरियस सा फिगर कहने लगता है कि फाइनली वो वेरिएबल अपीयर हो चुका है और अब मैं तुम्हें ब्रेक थ्रू करने का एक चांस देता हूँ। उस इंसान को जाके मौत के घाट उतार दो जो कि कार्मिक कनेक्शंस के साथ बंधा हुआ है, बस उसे मिटा दो और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तभी यहाँ पे ब्लड टेंटिकल्स के बीच से ना दुकिन बाहर आता है, आते साथ ही विलो डाइटी के ऊपर हमला करता है, जो देखकर हुआंग उनसे कहने लगता है कि प्लीज आप छोड़ दो, हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे यहाँ से निकलने का। बट सडनली यहाँ पे कॉप्स इमोर्टल एम्परर वो अपीयर हो जाता है। वो आते साथ ही कहने लगता है कि अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर रिवर ऑफ टाइम के फ्लो में मैं चाहे किसी को ढूंढ पाऊं ना पाऊं, लेकिन मैं तुम्हें तो जरूर ढूंढ लूंगा। हुआंग, मैंने तुम्हें आज भी ढूंढ लिया। अब यहाँ पे जब सभी लोग ये सुनते हैं तो भाई उनके होश उड़ जाते हैं। और तभी यहाँ पे जो ब्लड ऑरा निकल रही थी ना, वो यहाँ पे जितने लोगों को अब तक इन लोगों ने मिटाया था, ये वापस से उन्हें रिवाइव करती है, क्योंकि यहाँ पर उसने इमोर्टल सब्सटेंस को एक्टिवेट कर दिया था। हुआंग इस चीज को नोट कर लेता है। अब तभी एक ब्लड वॉर्टेक्स के साथ जो दुकिन थी उसकी बॉडी अपीयर होती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ कर पाता ना वो, तभी उसके पीछे से दो हाथ निकलते साथ ही उसकी बॉडी को ना से बीच से फाड़ के रख देते हैं, मानो जैसे वो कोई ककून और उसके अंदर से कोई इंसेक्ट बाहर निकलने वाला हो। और वो आते साथ ही विलो डाइटी से कहता है कि विलो डेमन, आखिर तुम अपने एग्जिस्टेंस को मिटाकर क्या हासिल करना चाहती हो? मेरे ख्याल से तुम्हें तो यहाँ पर सैक्रिफाइस ब्लड बनकर मेरे दाव को प्रूव करने में मेरी मदद करनी चाहिए, मेरे दाव का हिस्सा बन जाना चाहिए। एटलीस्ट उसके बाद तुम्हारी मौत की कोई वैल्यू तो रहेगी। यहाँ पे उसकी बढ़ती हुई ऑरा को देखकर जो अपना हुआंग है वो समझ आता है कि ये वो सेम पर्सन नहीं है, और एक बार अगर इसने अपनी दाव को कंप्लीट करके प्रूव कर दिया ना, तो फिर इसे कोई नहीं रोक सकता। ये फिर हाफ इमोर्टल एम्परर रियलम में पहुंच जाएगा। फ्यूचर में इसे देख चुका हूँ, ये एम्परर रियलम में नहीं पहुंच पाया था, तो आज भी ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इससे पहले जिस एग्जिस्टेंस ने यहाँ पे डिस्टर्ब किया है उसकी वजह से टाइम फ्लो में चेंजेस आ गए। यहाँ पे जो दीकुन है ना, वो आधे साथ एक चुटकी बजवाता है और ऐसी टेरिफाइंग ऑरा निकलती है कि हुआंग की बॉडी भी काफी दूर जा गिरती है और तभी उसका पूरा फेस रिवील होता है। लेकिन यहाँ उसकी बॉडी में कुछ खास असर नहीं पड़ता। ये देखकर वो जो एग्जिस्टेंस है जिसने कि इस वक्त इसकी बॉडी को पोजेस करके रखा है कुंदी की, वो कहने लगता है कि अच्छा, तो मतलब वाकई में तुम्हें सरा के नहीं हूँ। चिंता मत करो, मैं वही कुंदी हूँ, बस मेरी ऑरा थोड़ी चेंज हो गई है, थोड़ी पावर लेवल मेरा बढ़ चुका है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और तुम्हें पता है मेरे मास्टर ने प्रीशियसली सिर्फ तुम्हें मारने के लिए टाइम एंड स्पेस लॉ के परे जाकर एक प्रोफेसी भेजी है और उसमें बस एक ही मैसेज था कि मैं तुम्हें मारूं। और अब जबकि मेरे मास्टर ने दखल अंदाजी की है, तो तुमने जो इस रिवर ऑफ टाइम में आकर जो रिपर्स को तुमने क्रिएट किया है ना, इस एरा में आकर, चिंता मत करो, अब उससे डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पास्ट के कर्म से हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब यहाँ पे इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, हुआंग उसकी बोलती बंद कर देता और कहने लगता है कि बकवास बंद करो। ये सुनते साथ ही वो हुआंग को अपनी तरफ समन करता है, उसके स्वॉर्ड को भी अपने पास बुला लेता है, जिसके बाद अपनी मुट्ठी में ट्रैप करके उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन हुआंग भी अपने बैरियर को बना लेता है, तो वो यहाँ पर अपनी जाइंट सी स्वॉर्ड को सीधा उसके ऊपर चला के मारता है और वो उसके बैरियर को भेदते हुए हुआंग से जा टकराती है। अब तभी अचानक से ये रेलम पूरी तरीके से ट्रेम्बल करने लगता है, जो देखते साथ ही वो बंदा यहाँ पे जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि ये पूरा का पूरा रेलम ऑलरेडी मेरी मुट्ठी में आ चुका है और जितना ज्यादा तुम्हारा खून बहेगा उतना ही ज्यादा मैं अपने फाइनल हाफ स्टेप के और ज्यादा करीब पहुंच जाऊंगा। तभी यहाँ पे वो आसपास के जितने भी लोग थे उनके भी ब्लड्स को ऐसा सैक्रिफाइस के तौर पे अब्सॉर्ब कर रहा था। तभी यहाँ हुआंग जैसे जैसे खुद को संभालता रत्मरी हालत में कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम यहाँ इस जगह पर किंग रियलम से एम्परर रियलम में ब्रेक थ्रू करोगे तो तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम यहाँ के एंटायर स्पेस और टाइम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दोगे। अब तभी यहाँ ब्लड डीमन हेवनली पैलेस एक्टिवेट हो चुका था, जो कि असल में जो कुंदी का हाफ इमोर्टल एम्परर दाव फ्रूट है उसका मैनिफेस्टेशन है। जिसमें वो कहने लगता है कि अगर तुम ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट को चुराने के लिए फ्लो ऑफ टाइम के अगेंस्ट यहाँ ना आते तो भला मुझे मौका कैसे मिलता इतने सारे इमोर्टल किंग्स के ब्लड को अब्सॉर्ब करने का। न सिर्फ उनका ब्लड बल्कि उनकी वेटिलिटी, वो भी एक दिन में इतने अमाउंट में मुझे कैसे मिल पाता। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और रही बात बाकी चीजों की, तो मुझे उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अब तभी विलो डाइटी ये सारी बातें सुनने के बाद मन में कहने लगती है कि अगर हमें अपने जगह को बचाना है तो हेवन एबिस को रीस्टार्ट करना होगा, ताकि फोर्सफुली हम इसे अपने रियलम से कट ऑफ कर सकें। तभी वो अपनी पावर्स को यूज करती है और बताने लगती है कि मैं हेवन एंड अर्थ के द्वारा पैदा हुई थी और यहीं पर मुझे लौट के जाना ये मेरी डेस्टिनी है। अब जिसके बाद वो अपनी ट्रू बॉडी को एज अ फाउंडेशन के तौर पे यूज करते हुए हेवन एबिस के बैरियर को वापस से रिपेयर करने लगती है और एंड में बस इतना ही कहती है कि मैं अपने साथ इन सभी को सील कर दूंगी। इसी के साथ जैसे हुआंग ये सुनता है ना, तो भाई उसके होश उड़ जाते। वो कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो। अब यहाँ उसकी बॉडी पूरी तरीके से बिल्कुल सूख सी जाती है, जो विलो ट्री था वो भी बिल्कुल झड़ सा जाता है और यहाँ पे वो बंदा जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि जरा देखो, उसने तो अपनी खुद की पावर सोर्स को फोर्सफुली यूज किया ताकि वो हेवन एबिस को रिपेयर कर पाए, जो कि नामुमकिन है। कभी यहाँ वो जो ब्लड
पैलेस है वो बाहर की ओर आने लगता है। हुआंग मन में कहता है कि नहीं वेलोडाइटी, मैं आपके सैक्रिफाइस को ऐसे जाया होने नहीं दूंगा। निकालता है वो अपनी स्वॉर्ड को और यहाँ पे जो धर्मा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है इसका यूज करने लगता है, लेकिन उसे देखते साथ ही जो दीकोन है वो यहाँ उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो इसे पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। यहाँ पे हुआंग समझ जाता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, पर क्या उसे यहाँ जो हाफ इमोर्टल एम्परर पावर है उसे मैनिफेस्ट करना चाहिए। और अगर मैंने इस पावर का यूज किया तो शायद ये पूरा का पूरा रियलम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब तभी यहाँ पे वो बंदा कहता है कि अगर तुम लड़ने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो, चलो मैं भी तुम लोगों को थोड़ा एंटरटेन करता हूँ। अब यहाँ पर एक एक करके सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रू फीनिक्स है वो उसको मार देता है, जिसके बाद बारी आती है ट्रू ड्रैगन की और उनकी ब्लड को वो मार के अब्सॉर्ब कर लेता है। सबके होश उड़ चुके थे, हुआंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बंदा कहता है कि नहीं ये इनफ नहीं है। यहाँ पे वो एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार देता है, इवन कि वो छोटा सा पपी जो था उसको भी वो मार देता है। तभी यहाँ वेलोडाइटी का वो जो स्टैचू था उसके ऊपर क्रैक्स पड़ने लगते हैं और तब तक यहाँ पे जो बाकी सारे टर्टल शेल्स थे वो भी बिल्कुल शैटर्ड हो जाते हैं, पीसेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो 8 के 8 टर्टल शेल्स थे वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे और इनमें लड़ने वाले लोग भी मारे जा चुके थे, जिनके ब्लड को वो अब्सॉर्ब कर रहा था। लेकिन यहाँ एक शेल के ऊपर बस एक लेडी मौजूद थी, वो भी डरते हुए एंशिएंट रियलम के फ्लैग के साथ। यहाँ पे तभी एक रे ऑफ लाइट सीधा उसकी तरफ हिट होती है, जो देखते साथ ही उसका मुंह सिकुड़ जाता है। और यहाँ पे वेलोडाइटी अपने न्यू फॉर्म में आ चुकी थी, जो कि आते साथ ही अपनी तलवार को निकाल लेती है और बताने लगती है कि मेरी मेन बॉडी ऑलरेडी हेवन अबिस के साथ मर्ज हो चुकी है। जो बैटल इंटेंट जो कि मैंने इस रियलम को सपोर्ट करने के लिए पीछे छोड़ा था वो अभी भी यही मौजूद है, जो कि तब तक रहेगा जब तक यहाँ पे लड़ने वाला एक आदमी भी जिंदा रहेगा। ये कहते हुए वो काफी सारे स्वॉर्ड से उसकी तरफ हमला करती है और वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारी जब ओरिजिनल बॉडी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तुम्हारा ये मामूली स्वॉर्ड इंटेंट मेरा क्या बिगाड़ देगा। ये कहते हुए वो उसके सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी वो कहने लगता है कि एक ड्रॉप ऑफ इमॉर्टल ब्लड और एक मामूली सा स्प्लिट फ्रेगमेंट, हाँ तुम दोनों मिलकर मेरा क्या बिगाड़ पाओगे, तुम दोनों मुझे अपोज करने चले हो। लेकिन तब तक वेलोडाइटी उसके सामने आकर ना अपनी तलवार को उसके सीने में घुसा चुकी थी। अब यहाँ पे वो नाटक करते हुए चिल्लाता है और अगले ही पल उसकी जो इंजरीज थी वो हील होने लगती है और हंसते हुए वेलोडाइटी के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ काफी सारे इसके ऊपर हमले कर देता है, लेकिन वेलोडाइटी भी उन सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। अब सडनली यहाँ पे हुआंग और वेलोडाइटी एक अलग जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ वो बंदा कहता है कि वेलोडीमन तुम्हारे पास वो ट्रू पोटेंशियल है कि तुम आगे चलकर एक एम्परर बन पाओ, लेकिन तुमने फिर भी अपने दाव नौस को एक चीटी के हाथों सौंप दिया। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो स्पेस से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपनी ब्लड को सैक्रिफाइस करते हुए कहता है कि हम हमारे मास्टर के लिए हर एरा में सैक्रिफाइस होते रहते हैं और किंग लेवल पे जाके बस अटक जाते हैं, लेकिन आज मेरे मास्टर की मेहरबानी पे मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, एक ककून से बाहर निकलूंगा और मैं एक एम्परर लेवल पे पहुंच जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो अपनी दाव प्रोवाइडिंग बॉडी को समन कर लेता है, जो कि यहाँ पे एक अजीब सा बीस्ट था जो कि मुंह फाड़ के सीधा इन दोनों को डिवोर करने जाता है, लेकिन वेलोडाइटी अपने पावर का यूज करते हुए इसे पीछे की ओर रिपेल कर रही थी, जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहने लगता है कि आखिर कैसे तुम्हारी पावर मेरी पावर को रेजिस्ट कैसे कर पा रही है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, यहाँ पे वेलोडाइटी उस क्रिएचर को डिस्ट्रॉय कर देती है और तभी हुआंग और जो वेलोडाइटी थी दोनों अपने पावर का यूज करते हुए अपनी तलवार को तानती है, दोनों दूसरे डायरेक्शन से उसके ऊपर हमला करती है और एक साथ उसकी गर्दन को ये दोनों उड़ा देते हैं। लेकिन देख के हैरान थे कि अगले ही पल इस बंदे की बॉडी वापस से रीजनरेट होती है और वो कहने लगता है कि अब मेरे सब्र की जो लिमिट थी ना वो तुमने क्रॉस कर दी है और अब तुम लोग अपनी आंखों से देखोगे कि मेरी असली पावर क्या है और कैसे ये पूरा का पूरा जो रियलम है तुम्हारे साथ मरता है। इस साथ ये लोग उस डोमेन वाले डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं और जिसके बाद यहाँ पे जो सीनियर एल्डर थे उसकी तरफ दीकोन अटैक कर देता है। दोनों चिल्लाते हुए कहते कि नहीं ऐसा मत करो, लेकिन इससे पहले कि दोनों उसके ऊपर हमला करने जाते तभी वो उन्हें फ्रीज कर देता है और तभी उसके पीछे जाकर यहाँ पे वूशेंग को रिलीज कर देता है और कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ कि तुम इसे मार पाओ, जिस पर वूशेंग उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है और बहुत बेरहमी के साथ मारता है। इस दौरान उनका वो जो बेल था वो बार बार रिंग करता है, लेकिन यहाँ पे जो वूशेंग है वो खुशी खुशी से मार रहा था। अब यहाँ पे जो सेकंड एल्डर थे यानी कि सेकंड इमॉर्टल किंग, वहाँ पे वो भी जैसे से बचाने जाते तभी पीछे से गो एंसेस्टर आ जाता है और वो माफी मांगते हुए कहता है कि इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और उसके ऊपर हमला कर देता है। वेलोडाइटी समेत सब ये नजारा देख रहे थे और तभी वो पूछने लगता है कि बताओ आखिर ऐसा क्यों किया, जिस पे गो एंसेस्टर कहता है कि एक समझदार इंसान को पता होना चाहिए कि आखिर कब हार मान लेनी चाहिए। इसी के साथ दोकिन यहाँ पे अनाउंस करता है कि जो कोई भी यहाँ पे सबमिट कर देता है वो हमारे एम्परर क्लैन के इक्वल है और उसे आज के बाद से कभी भी हमारे एंशिएंट एंसेस्टर के आके भी झुकना नहीं पड़ेगा और जो भी हमें डिफाई करेगा वो इस रियलम में मारा जाएगा। ये कहते हुए वो उस गोल्डन बेल को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी यहाँ वो लड़की जो कि उस बैटल फ्लैग को पकड़ी हुई थी वो चिल्लाते हुए कहती है कि गद्दार, धोखेबाज, तुम्हें याद नहीं जो बैटल फ्लैग मैंने अपने हाथों में थाम के रखा है, क्या तुम इसे भूल चुके हो। लेकिन गो एंसेस्टर मास्क पहन लेता है क्योंकि अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक जो नहीं बचा था। लेडी कहने लगती कि सारे इमॉर्टल किंग्स तो मारे गए, अब हमें वेलोडाइटी के लिए थोड़ा सा टाइम बाई करना होगा ताकि वो हेवन एविस को वापस से जगा सके। ये सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमें हर हाल में से रोकना होगा। लेकिन तभी उस लेडी जिसके पास फ्लैग था उसके ऊपर हमला हो जाता है और कहा जाता है जब ट्रू इमॉर्टल्स यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ पाए तुम क्या उखाड़ लोगी। हाँ, अब यहाँ उसके हाथ से फ्लैग छूट चुका था। तभी यहाँ उसके साथ ही जो कि दूसरे डोमेन से बिलोंग करते हैं वो अपना नाम लेते हुए बताने लगता है कि स्टारलू एंशिएंट डोमेन
डोमेन, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। और फिर वो उस झंडे को अपने हाथ उठा लेता है। अलग अलग डोमेन, अलग अलग इलाके के लोग एक दूसरे का साथ देते हुए उस बैटल फ्लैग को थामते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वेलोडाइटी ये सारा नजारा देख रही थी, लेकिन इन सब का अंजाम वही होता है जो कि इनसे पहले का हुआ। यहाँ पे सभी लोग अपने अपने क्लैन, अपने अपने इलाके का नाम बताकर, अपना नाम बताकर बताते हैं कि हम यहाँ पे हाजिर है। इवन की जो मामूली से की आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग क्लैन के लोग थे वो तक यहाँ आ चुके थे। ओगू क्लैन से लेकर फिनिक्स क्लैन, हर एक क्लैन अपना बेस्ट देता है, लेकिन यहाँ पे उन्हें इंटेंस स्लॉटर का बस सामना करना पड़ता है। तभी सीनियर एल्डर अनकॉन्शियस होकर जमीन पे गिरने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारा एंशिएंट रियलम खत्म हो गया। और तभी वो एंशिएंट मेटल फ्लैग उनके ऊपर जा गिरता है। तभी यहाँ पे दुकिन कहने लगता है कि तुम लोग लाख कोशिश कर लो, लेकिन तुम लोग एक ईंट तक नहीं हिला सकते। तुम्हारा ये पूरा का पूरा एरा और तुम्हारी जिंदगी बस यहाँ पे एलिमिनेट होने के लिए पैदा हुई है, ताकि तुम्हारे सैक्रिफाइस के जरिए से मैं ब्रेक थ्रू करके मैं अपने दाव के रास्ते में आगे बढ़ूं। ये कहता है साथ ही वो हुआंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वेलोडाइटी सेकंड के आधे हिस्से में ही खुद को उस बैरियर से आजाद कराते हुए उसके सामने आकर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है, जिसके चलते इम्पैक्ट इतना खतरनाक वाला था कि हुआंग काफी दूर जा गिरता है। उसकी स्वॉर्ड शैटर्ड हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि वेलोडाइटी। यहाँ पे तभी वेलोडाइटी पलट के उसकी तरफ देखती है, अपनी तीर को खींचती है और यहाँ पर अपनी रेमिनेंट सोल को बर्न करते हुए एक पूरा फाइनल ब्लो देने के लिए रेडी थी, जो देखकर हुआंग को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होता है। वहीं दूसरी तरफ दुकिन हंसते हुए कहने लगता है कि तुम अगर अपनी पूरी रेमिनेंट सोल की पावर को भी बर्न कर लो तो भी तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, तुम उसे कभी भी नहीं बचा पाओगी। ये कहते हुए वो भी पलट के इसके ऊपर हमला करता है। यहाँ पे वेलोडाइटी अपनी तीर चला के मारती है। अब यहाँ उसकी एरो के अंदर उसकी थोड़ी सी ऑरा थी, फाइनल स्ट्राइक का शेप लेते हुए वो सीधा उसके साथ जा टकराती है। तब तक हुआंग जो कि यहाँ अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और यहाँ अपनी ट्रू पावर को समन करते हुए वो भी तेजी से उसके साथ इस फाइनल स्ट्राइक का हिस्सा बनने के लिए उसकी ओर बढ़ चलता है। अचानक से दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, एक ह्यूज सा शॉक वेव रिलीज होता है और यहाँ पे जैसे ये पूरा का पूरा रियलम अब कोलैप्स करने वाला हो, तभी यहाँ अचानक से टाइम, स्पेस, लॉस, हर चीज के अंदर जैसे एक पल के लिए रिपल आ चुका था। एक ऐसा ग्लिच जिसके अगले पल यहाँ पर सिर्फ वेलोडाइटी और हुआंग ही बचते हैं, जिसकी बॉडी नीचे की ओर गिर रही थी और वेलोडाइटी उसकी ओर देखते हुए कहने लगती है कि गेम अभी ओवर नहीं हुआ है और ना ही ये रास्ता खत्म हुआ है, लेकिन शायद वहाँ पे कोई और रास्ता जरूर होगा कि जिसके जरिए से दोनों को बचाया जा सकता है। तभी यहाँ हमें वही पल दिखाया जाता है जब हुआंग ने यह सवाल किया था कि अगर आपके पास ऐसा कोई मौका है जहाँ पे आप अपने उसे एक चांस में अपना जी जान लगा दे तो तब, जिस पर वेलोडाइटी ने कहा था कि मैं तब भी वैसा ही करूंगी जैसा मैं अभी कर रही हूँ, और साथ ही बिना रिग्रेट के फैसला लेते हुए आगे बढ़ना, किस्मत के सामने सरेंडर करना नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जो तुम्हारा बिलीव है तुम उसी के आधार पर फैसला लेते हो, तुम्हें उस वक्त जो सही लगता है तुम वही डिसीजन लेते हो। अब ये सारी बातें याद करते हुए हुआंग अपना हाथ ऊपर की ओर उठाता है, लेकिन उसे बस आखिरी अल्फाज यही सुनाई देते हैं कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ और ना ही रास्ता भी खत्म हुआ है। यहाँ पे हुआंग की बॉडी कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाती है और उसका वो जो इमोर्टल ब्लड था वो भी यहाँ पे डिसअपीयर होने लगता है। लेकिन तभी दुकिन ये देखकर काफी खुश था और कहने लगता है कि तुम्हारा दाव भी उसे बचा नहीं सकता, तुम लाख कोशिश कर लो, क्योंकि अब फाइनली जो एम्परर हुड का रास्ता है वो कंप्लीट हो चुका है। ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा खुशी के मारे चिल्लाते हुए हंस पाए। वेलो डीमन, अपनी आंखों से देखो, तुमने तो अपनी रेमिनेंट सोल तक को बर्न किया लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदला। तभी यहाँ पे एक वेलो लीफ सीधा वेलो गॉड की स्टैचू की तरफ जाने लगता है जो कि खून के आंसू रो रहा था, और तभी एक ब्लड ऑफ ड्रॉप उस पे जैसे गिरता है तो यहाँ पे धीरे धीरे करके एक विलो ट्रंक देखने को मिलता है, एक विलो वाइन जो कि आगे बढ़ते हुए उसके आसपास लिपट जाती है। ऐसे ही हमें बाकी सारे इमोर्टल्स जो कि मारे गए उनकी यहाँ पे सोल दिखाई जाती है, जो कि ये फाइनल मोमेंट देख रहे थे जहाँ पर वेलोडाइटी की जो बॉडी जो कि हेवन एबिस के साथ फ्यूज हो चुकी है वो यहाँ निर्वाणा के थ्रू रीबर्थ ले रही थी। लेकिन यहाँ दुगिन हमला कर देता है, पर तभी एक सिंगल रे ऑफ लाइट जैसे तैसे निकल जाती है और तभी यहाँ उसका जो सोल फ्रेगमेंट था वो पूरी तरीके से डिसअपीयर होते हुए अपग्रेडेड फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे ये देखते साथ ही वो हंसता है और दीगुन हंसते हुए कहता है कि अच्छा, तुमने इतने सारे सैक्रिफाइस किए ताकि तुम यहाँ विलो डीमन के लिए एम्परर हुड तक के रास्ते को अकेले फॉर्ज कर पाओ। हाँ, तो एक बात बताओ, तुम मुझसे डिफरेंट कैसे हुई? एट द एंड तुमने भी तो वही किया जो मैं करना चाहता था। अब तभी ये कहते साथ ही वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो बस अपनी एक उंगली से उस अटैक को रोक देती है और कहने लगती है कि तुमने अपने दाव को सारे लोगों को सैक्रिफाइस करके प्रूव कर दिया और मैंने सारे लोगों की जान बचाकर उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए अपने दाव को प्रूव किया है। तुम और मैं फ्रॉम द स्टार्ट डिफरेंट ही रहे हैं। अब यहाँ पे तभी बाकी सारे लोगों की सोल भी अपीयर होती है जो कि इस बात की गवाही देते हैं कि हाँ, वो लोग वेलोडाइटी के साथ हैं। जिस पे दुकिन कहने लगता है कि सेल्फ सैक्रिफाइस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बल्कि कमजोरी का एक दूसरा नाम है। और कोई बात नहीं, तुम्हारा और मेरा रियलम अब सेम है, हम दोनों इक्वल है, तुम मुझे नहीं मार सकती। लेकिन वेलोडाइटी अपने पावर को अनलीश करते हुए कहती है कि मेरा मकसद कभी तुम्हें मारने का था ही नहीं। जिसके बाद वो अपने खुद के दाव फ्रूट को डिस्ट्रॉय करने के लिए सारी पावर्स गैदर करती है, जो देखकर वो कहता है कि पागल हो चुकी है, आखिर तुम क्या कर रही हो। जिसके बाद वो अपने लोगों को उतार देता है कि इसे रोको। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी आई पॉलिसी क्रिएट होती है जिसके अंदर से मीटियोर जैसे बड़ी बड़ी चीजें सीधा वेलोडाइटी के ऊपर जाने लगती है, लेकिन यहाँ वेलोडाइटी की पावर उसे पूरी तरीके से नथिंगनेस में बदल देती है और तभी वो अपने कंप्लीट दाव फॉर्म को दिखाती है, जो देखकर दुकिन कहने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है।
जिसमें विलो गॉड बताने लगते हैं कि मैंने अपनी दाव, अपनी बॉडी, अपनी सोल सबको सैक्रिफाइस किया है क्योंकि ह्यूमन काइंड और आगे वाली जनरेशन को मैं बचाना चाहती हूँ। मैंने सैक्रिफाइस करके अपने दाव को प्रूव किया है, तुम्हारी तरह सैक्रिफाइसेस लेके नहीं। अब ये कहते साथ ही वो सारे फेलो दाविस्ट की सोल्स को कमांड करती है और कहने लगती है कि मेरे साथ चलो, हम सब साथ मिलकर एक आखिरी बार हेवन एबिस को वापस से रियूनाइट करेंगे। अब यहाँ पे जितने भी लोग मारे गए थे उन सभी की सोल विलो डाइटी को फॉलो करते हुए कहती है कि हम हमेशा विलो डाइटी को फॉलो करते रहेंगे और हम आपके लिए मर मिटेंगे। कभी यहाँ पे सारे के सारे हेवन एबिस की तरफ बढ़ते हैं। दुकिंग कहने लगता है कि ये दाव ऑफ अलोन नहीं बल्कि ये सारे लिविंग बीइंग्स का दाव है जो कि डिफेंड करने पे उतर आया है, और अगर इतने सारे लोगों का दाव अगर डिफेंड कर रहा है तो फिर मेरा दाव। अब जैसे वो पीछे मुड़ता है भाई, उसका वो जो पैलेस था जो कि उसका दाव है वो पूरी तरीके से क्रश हो जाता है। वो कहने लगता है कि नहीं, मेरा दाव हार्ट वापस से रिबिल्ड होगा। अब यहाँ पर ये कहते साथ ही वो एक पावरफुल अटैक को प्रिपेयर करता है इन सब के ऊपर हमला करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें असली बंदे की एक झलक दिखाई जाती है जो कि पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। लेकिन यहाँ जैसे ही उस अटैक को विलो डाइटी देखती है ना तो वो चला के अपना स्वॉर्ड सीधा उसके ऊपर मारती है, उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और वापस से अपनी तलवार उठा लेती है और सीधा चला के इसके फोरहेड पे मारती है, जिसके चलते इसकी बॉडी दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है और इसी के साथ यहाँ इसका दाव समेत सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और विलो डाइटी का ये सिग्नेचर पोर्स जो कि आने वाले सारे के सारे जो मूवीज है उसमें हमेशा याद रखा जाएगा। यहाँ दुकिन को खत्म करने के बाद वो यहाँ पर हेवन एबिस को रिपेयर करना शुरू कर देती है जो कि काफी तेजी से रिपेयर हो रहा था क्योंकि सभी लोग मदद कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि हेवन एबिस क्लोज हो पाता, दुकिन की अधमरी बॉडी जैसे तैसे करके इसके अंदर आ जाती है और वो कमजोर सी हालत में कहने लगता है कि तो क्या हुआ अगर आज तुम लोग ने इस कैलेमिटी का सामना कर लिया, लेकिन कब तक रोकते रहोगे? हाँ, कब तक? मेरे पास अभी भी मेरे मास्टर की पावर है जिसका मतलब मैं फ्यूचर में भी एंडलेस टाइम एंड स्पेस में रिपल्स क्रिएट करके वहाँ आ सकता हूँ, जिसके बाद इस कार्मिक चेन को मैं खुद अपनी हाथों से वापस से लिखूंगा। कहते साथ ही वो तेजी से यहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है कि आज मुझे एक नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन फ्यूचर में मैं हजारों इमोर्टल्स को मार के उनके ब्लड को लूंगा और अगर वो भी नहीं तो मैं उससे भी ज्यादा इमोर्टल्स को स्ले करूंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। तब तुम्हारे फ्यूचर में शायद कोई विलो डाइटी ना हो। लेकिन ये बात कहते हुए जैसे वो हंसता है ना उसे फ्यूचर का एक ग्लिम्स दिखाई देता है, यानी कि एक झलक, और तभी उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो वहीं रुक जाता है और पॉज होते हुए अपनी आंखों के सामने उस नजारे को देख रहा था और कहने लगता है कि ब्रोकन रेलम के अंदर एक ऐसा इंसान भी जन्म लेगा, कोई ऐसा जो कि ब्रेक थ्रू करके किंग लेवल के बियॉन्ड जाएगा और एम्परर बनेगा। कैसे? अभी यहाँ फ्यूचर के हुआंग की एक झलक दिखाई जाती है जो कि दूर टाइम से यहाँ उससे कम्युनिकेट करते हुए कहने लगता है कि एक स्टेप, एक एरा और एक थॉट। ये कहते हुए जैसे वो कदम लेता है वही वहाँ उतनी दूर से उसे वो रिपल्स फील होते हैं। अब तभी यहाँ पे वो और गहराई में झांकता है कि आखिर ये बंदा दिखता कैसा है कौन। तभी वो पीछे से हुआंग का बचपन वाला लुक देखता है, लेकिन अगले ही पल हुआंग उसके सामने आ जाता है और कहने लगता है कि एक वर्ड इनफ होगा कि तब हेवन एंड अर्थ खुद उस चीज को करने पे मजबूर हो जाएंगे। कि बॉडी वहाँ पे शैटर्ड हो जाती है। वो चीखते चिल्लाते हुए बिलखते हुए कहता है कि मेरे मास्टर की पावर, क्या ये भी इनफ नहीं? यहाँ पे हम देख पाते कि आसपास की चीजें तक उस स्वॉर्ड स्ट्राइक से शैटर्ड हो जाती हैं और वो बिलखते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे हुआंग उसे मार के लिटा देता है और तभी वो अपने रेलम की तरफ जा गिरता है और यहाँ मरते हुए कहने लगता है कि मैं बस जरूर आऊंगा, मैं बदला जरूर लूंगा। लेकिन तब तक उसकी बॉडी डिसअपीयर हो जाती है और हुआंग कहने लगता है कि हर एक एरा में तुमसे ज्यादा पावरफुल कोई ना कोई जरूर आएगा जो तुम्हें स्ले कर देगा, क्योंकि फॉरेन रेलम कभी भी, क्योंकि हम जैसा कोई फॉरेन रेलम को कभी भी इसके मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। अब इसी के साथ गाइस हमें कुछ अलग ही डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिवर ऑफ टाइम पे विलो डाइटी कहने लगती है कि मुझे पता था हमारे बीच कुछ ऐसा बॉन्ड है जो कि इवन की रिवर ऑफ टाइम के भी ऊपर है। हुआंग विलो डाइटी को दोबारा देख के बहुत खुश था और तभी वो कहने लगती है कि पर मुझे अफसोस है कि एक बार ये जो टाइम रिपल्स है ये पूरी तरीके से शांत हो जाए तो फिर शायद हमारी ये मुलाकात भी यहीं पे खत्म हो जाए। ये कहते हुए वो उसे एक विलो लीफ देती है और कहने लगती है कि मैंने सीट को तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है, उम्मीद करती हूँ कि दोबारा मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता मत करो, जब जब तुम लिविंग क्रिएचर को देखोगे तो तुम उनके अंदर मुझे ही पाओगे। ये कहते हुए वो डिसअपीयर होने लगती है और हुआंग भी यहाँ से वापस जाते हुए कहने लगता है कि वैसे भी एक बार मैं यहाँ से चला जाऊँ सब वैसे भी नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो ड्रॉप ऑफ ब्लड के लिए लोग फिर भी फ्लो ऑफ टाइम के अगेंस्ट जरूर जाएंगे। एक नई एरा, एक नई शुरुआत होगी जो कि उस कैलेमिटी का सामना करेंगे जैसे आज विलो डाइटी और बाकी सबने किया। मैं हैरान हूँ कि मेरे बिना भी विलो डाइटी और बाकी सबने फिर भी फ्यूचर को बचा लिया। जैसे हर चीज की शुरुआत एक कॉज एंड कंडीशन की वजह से होती है, वैसे ही हर चीज का अंत भी एक कॉज एंड कंडीशन की वजह से होता है। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा सा हिस्सा हमेशा इस जगह पर स्थित रहेगा, हमेशा इनके साथ रहेगा। पुराने हीरोज तो चले गए लेकिन मेरा दाव अभी एंड नहीं हुआ। विलो डाइटी अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ क्योंकि मेरे जाने का वक्त आ चुका है। अब यहाँ पे हुआंग तो चला जाता है लेकिन तभी अंत में यहाँ पे तीक उनके मास्टर को हमें दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है कि हुआंग भले ही इस बार तुम इस कैलेमिटी से बच गए, चाहे आगे कितने भी टाइम एंड स्पेस को क्रॉस क्यों ना करना पड़े, आगे जितने भी टाइम फ्लॉस क्यों ना गुजर जाए, तुम जब जब अपीयर होगे मैं तब तब तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसी के साथ गाइस अब यहाँ पे बैक टू द स्टोरी वाले सीन दिखाए जाते हैं जहाँ आसमान से पेड़ का वो बहुत बड़ा सा टुकड़ा यहाँ गिरता है शीहाओ के विलेज में, जहाँ पे शीहाओ उसे लॉर्ड गार्डियन स्पिरिट कहते हुए रोज उसे खाना पानी देता था, उसे दूध चढ़ाता था और उसके साथ खूब बातें किया करता था कि मेरा नाम लिटिल वन है, तो बताओ क्या तुम्हें मवेशी का दूध पसंद है? जानता हूँ कि आप बहुत यहाँ पे अकेले हो
हो तो चिंता मत करो, मैं आपसे रोज जो पीस का मिल्क है ना, मैं उसे आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे जिस दौरान वो ये बातें कर रहा था, तभी विलो डाइडी का एक इल्यूजनरी फॉर्म हमेशा दूर से खड़ी होकर चुपचाप उसकी बातें सुना करती है। और बस इसी मोमेंट के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये अब तक का पीक मोमेंट, यानी कि ये पीक मूवी यही पे एंड होती है। और वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो के एंड में जो डायरेक्टर्स हैं, जो पूरी टीम है परफेक्ट वर्ल्ड की, उनकी तरफ से एक प्यारा सा मैसेज है कि ये पूरी की पूरी मूवी उन लोगों को डेडिकेट की गई है, उन फैंस को डेडिकेट की गई है जो कि बीते 5 सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि परफेक्ट वर्ल्ड की सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं। सो गाइस, इस पूरी मूवी में तुम्हारा बेस्ट पार्ट कौन सा था, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। और आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो तुम्हें कैसी लगी इसके बारे में भी जरूर बताना। तो मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।